अध्याय 96 सम्राट की हत्या। अध्याय 96 सम्राट की हत्या। ये देखकर महल के सामने खड़े आम लोग भी घुटने टेककर अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने लगे। उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उन्हें लगा कि कोई अमर प्राणी पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। अमर देव, कृपया हमारी मदद करें। हम बस ये जानना चाहते हैं कि इतने लंबे समय तक लापता रहने के बाद महल में हमारा बच्चा कैसा है। जी हाँ अमर, कृपया हमारी मदद करें। हम बस अपने बच्चे को फिर से देखना चाहते हैं। ये लोग आपस में कुछ बुदाते रहे। उनके शरीर कांप रहे थे। वे प्रार्थना कर रहे थे कि नानगोंग चेन उनकी बातें सुन ले। सूली के बगल में बैठी आंटी जू ने भी स्थिति को भांपते हुए सूली और अन्य लोगों के सामने घुटने टेक दिए। हे अमर, मेरा बच्चा अभी भी महल में है। उसका भाग्य अज्ञात है। कृपया हमें प्रगति की ओर ले चलें। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, यहाँ तक कि गुलाम की तरह आपकी सेवा भी करूंगा। आंटी जू ने दाव से विनती की। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने पहले उनकी मदद की थी वह वास्तव में इस तरह का इंसान होगा। ये सुनकर सूली थोड़ी घबरा गई और बोली, आंटी कृपया पहले उठ जाए। हम थोड़ी देर में आपको अंदर ले जाकर आपके बच्चे को ढूंढने में मदद करेंगे। इसी क्षण नानगोंग चेन धीरे धीरे नीचे उतरा। उनकी दयनीय हालत देखकर उसने आह भरी और शक्ति का एक प्रवाह उन पर प्रवाहित हुआ, जिससे वे ऊपर उठ गए। ऐसी चमत्कारी शक्ति का अनुभव करने के बाद ये लोग नानगोंग चेन को और भी अधिक श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। मेरे ग्रामवासियों, मैं आज आप सबको महल में ले जाऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। नानगोंग चेन ने दाव को उत्तर दिया। अभी अभी इन बातचीत से उसे सामान्य स्थिति समझ में आ गई। महान झोऊ राजा ने अपने बच्चों की भर्ती का आदेश दिया था, ये कहते हुए कि वे 3 महीने तक महल में अध्ययन करेंगे। लेकिन अब मई का महीना बीत चुका है, फिर भी वे बच्चे बाहर नहीं आए हैं। ये सुनकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है। क्या वह महान झोऊ राजा के असली स्वरूप को नहीं जानता था? उसने अनुमान लगाया कि महान झोऊ राजा द्वारा पहले प्रदर्शित साधना तकनीक संभवतः राक्षसी मार्ग से संबंधित थी। दाव को समझने के लिए, जिसे तथाकथित राक्षसी मार्ग कहा जाता है, कई बुरे इरादों वाले लोग साधना के लिए हत्या या अन्य क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि इन लोगों के बच्चे संभवतः पहले ही मर चुके हैं। ये सोचकर नानगोंग चेन ने भौहें चढ़ा ली और सोचने लगा कि दाव इस मुद्दे को कैसे उठाएगा। नानगोंग चेन के वादे को सुनकर आम लोग उत्साह और खुशी से भर गए, मानो वे नानगोंग चेन के प्रति अत्यंत आभारी हों। आंटी जू नानगोंग चेन के सामने घुटने टेककर प्रणाम करने ही वाली थी कि सूली ने उन्हें रोक दिया। ये देखकर नानगोंग चेन हिचकिचाई, कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंततः चुप रही। यह महज उनका अनुमान था। अगर यह सचमुच ऐसा होता और महान झोऊ राजा ने ऐसा कुछ किया होता तो शायद पूरे महान झोऊ लोगों का मनोबल टूट जाता। कोई बात नहीं, सबसे जरूरी काम तो महान झोऊ राजा को मारना है। तभी तियान युआन सेना के सैनिकों का एक बड़ा समूह आकाश से प्रकट हुआ, जो सैन्य झंडे लहरा रहे थे और काले कवच पहने हुए थे, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिख रहे थे। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तियान युआन की पूरी सेना आ चुकी है। ऐसा लगता है कि तियान युआन मनो आज कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। जल्द ही 300,000 तियान युआन सेना के सैनिक नानगोंग चेन के सामने आ पहुंचे, जिनमें वे तियान युआन सेना के सैनिक भी शामिल थे जो पहले क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग की सहायता के लिए गए थे। 8 महान सेनापति भी नानगोंग चेन के समक्ष आसीन हुए और आदरपूर्वक बोले, 300,000 तियान युआन सैनिकों की सेना आ चुकी है। कृपया आदेश दीजिए युवा स्वामी। युवक स्वामी, कृपया आदेश दीजिए। तियान युआन सेना के 3 लाख सैनिक एक साथ पहुंचे। उनकी आवाजें घंटियों की तरह गूंज उठी, जिससे पूरे ग्रेट झोऊ महल में उनकी आवाज गूंजती रही और आसपास की छतें थोड़ी हिलने लगी। इस दृश्य को देखकर शहर के सैनिकों के पैर कांपने लगे और उनके शरीर बुरी तरह कांपने लगे। उन सभी को स्वतंत्र साधकों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और वे कभी युद्ध के मैदान में नहीं गए थे। वे हमेशा महल में ही रहे थे और उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सभी सैनिकों, मेरी आज्ञा सुनो, मेरे पीछे आओ। नानगोंग चेन जोर से चिल्लाया। उसकी दोनों पुतलियों से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी, जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक थी। हाँ, तियान युआन सेना ने एक साथ दाव का नारा लगाया, जो त्रुटिहीन अनुशासन का प्रदर्शन था। इसके बाद नानगोंग चेन ने मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए सीधे महल में प्रवेश किया। ये देखकर जनरल काओ अनिच्छा से नानगोंग चेन के पास गए और फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी, आप महान झोऊ राजा के आदेश के बिना महल में सेना नहीं ला सकते, लेकिन मैं आपसे अनुमति मांग सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी होने के नाते महाराज आप अवश्य ही अनुमति दे देंगे। वैसे युवा स्वामी, महल में आपके आने का उद्देश्य क्या है? ये देखकर कि कोई उन्हें रोक रहा है, तियान युआन सेना के सदस्य भी मारने के लिए उत्सुक हो गए और उनकी ठंडी निगाहें जनरल काओ पर पड़ी। जनरल काओ जल्द ही पसीने से तरबतर हो गए। नानगोंग चेन ने धीरे से 2 शब्द कहे, सम्राट का वध करो। ये सुनकर जनरल काओ वही अवाक होकर जम गए, जबकि उनके बगल में खड़े अन्य शहर के सैनिक भी आंखें फाड़कर उन्हें घूर रहे थे। वे तो न केवल स्तब्ध थे, बल्कि नानगोंग चेन पर नजर रख रही सेनाएं भी उतनी ही आश्चर्यचकित थीं।
उन्हें काफी समय से इस बात का शक था, लेकिन जब नानगोंग चेन ने यह बात कही तो वे फिर भी कुछ हद तक हैरान रह गए। तियानेयुआन मनो आज सचमुच महान झोउ राजा को मार डालेगा। इस समय अनगिनत जासूसों को ये सूचना मिलते ही वे भी तेजी से रवाना हो गए, ताकि वे अपने पीछे मौजूद ताकतों को सूचित कर सके कि महान झोउ की दुनिया बदलने वाली है। ये सुनिश्चित करें कि आपके पीछे मौजूद बल पहले से ही अच्छी तरह तैयार हों। दूसरी ओर सुमिंग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाए और गहरी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानेयुआन मनो सचमुच महान झोउ राजा के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज के बाद महान झोउ का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। बूढ़े राजा, आप बेहतर तैयारी कर लें। ये सुनकर वांग शियोंग मुस्कुराया और बोला, अरे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस युक्सुआन को यंग लॉर्ड के पीछे पीछे चलने दो, यही सबसे अच्छी तैयारी है। ये सुनकर सुमिंग अवाक रह गया। यह आदमी सचमुच बेकार था। जब तक जनरल काओ को होश आया तब तक तियानयुआन की सेना बहुत दूर जा चुकी थी। महल के अंदर जब नौकरों और पहरेदारों ने नानगोंग चेन और उनके दल को आते देखा तो वे सभी चीखने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे भय से भर गए थे, लेकिन तियानयुआन सेना ने उसे तुरंत काबू में कर लिया और वो तुरंत बेहोश हो गया। कुछ ही समय बाद झोउ वानर के नेतृत्व में समूह एक भव्य महल में पहुंचा। सेवन प्रिंसेस, क्या यही वह जगह है? नानगोंग चेन ने दाओ से पूछा। झोउ वानर ने सिर हिलाया और महल की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा। वह महान झोउ राजा के छिपने की जगह को कभी नहीं भूलेगी। नानगोंग चेन ने सिर हिलाया, फिर तियानयुआन सेना की ओर देखा। धमाका! द्वार पल भर में नष्ट हो गया। तुरंत ही उसमें से सड़ते हुए शवों की दुर्गंध आने लगी। जो नागरिक उनका पीछा कर रहे थे वे भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध रह गए। पुनश्च कृपया मुझे नियमित रूप से अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और मुझे उपहार दें। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। #97 ब्लैक रोब षड्यंत्र। जोड़। अध्याय 97 काले लबादे वाले व्यक्ति का षड्यंत्र। अध्याय 97 काले लबादे वाले व्यक्ति का षड्यंत्र। इसी बीच ग्रेट झोउ शाही महल के भीतर एक तहखाने में एक कमजोर आकृति धीरे धीरे दीवार के सहारे खड़ी हुई। उसका ड्रैगन वाला चोला खून से सना हुआ था और उसकी छाती में एक भयानक घाव था जिससे लगातार खून टपक रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महान झोउ राजा है। इस समय उसे जहर दिया गया था और जहर उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। अगर इलाज न किया जाए तो उसकी जल्द ही मृत्यु हो सकती है। घने अंधेरे में काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति प्रकट हुआ और महान झोउ राजा की दयनीय स्थिति को देखकर उसका चेहरा भावहीन हो गया। क्या तुम संत तक नहीं पहुंच पाए थे? तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट कैसे लग गई? इसके अलावा क्या तुम अमर वंश के उस राजकुमार के सहयोगी नहीं थे? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अविश्वास से कहा। दाओ, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि महान झोउ राजा अच्छी खबर लाने के लिए नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में लौटेंगे। महान झोउ राजा का चेहरा गंभीर था। युवराज का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी छाती से बहते खून की परवाह न करते हुए जोर से शाप दिया। वह राजकुमार बिल्कुल मूर्ख है, एकदम निकम्मा। वह बिल्कुल बेकार है। उसके द्वारा लाए गए चारों अर्धसंत को नानगोंग चेन और उसके आदमियों ने मार डाला। मैं पहले उनके प्रति बहुत आदरपूर्ण था, लेकिन अगर उनका शव यहाँ होता तो मैं उसे बुरी तरह कोड़े मारता। ये सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा अंधेरे में थोड़ा सा फड़क उठा। वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि दाऊ को कैसे जवाब दे। इतनी असंभव सी लगने वाली परिस्थिति में असफल होना वाकई उल्लेखनीय है। और तुम्हारा क्या? तुम तो बस एक संत हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? काफी देर बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उत्सुकता से दाऊ से फिर पूछा। महान झोउ राजा के चेहरे पर कुछ भय झलक रहा था और फिर उन्होंने धीरे से कहा, हम सभी त्यानेयुआन मनो के दिखावे से धोखा खा गए। इस अभियान के लिए त्यानेयुआन मनो ने वास्तव में 8 अर्धसंत भेजे थे और यहाँ तक कि एक संत भी। मैं समझ गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम इतनी दयनीय हालत में वापस भाग निकले। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त करते हुए कहा। हालांकि ऐसा लगता है कि त्यानेयुआन मनो वास्तव में अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से छिपा रहा है और 8 अर्धसंतों को भेजने में कामयाब रहा है। यह मध्य दिव्य महाद्वीप की शीर्ष शक्तियों के बराबर है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक क्षण सोचा, फिर आगे कहा, दाओ, मुझे उस संत की मूर्ति और उस कमीने नानगोंग चेन ने गोली मारी थी। वे सब मरने के लायक हैं, वे सब मरने के लायक हैं। महान झोउ राजा का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, दाओ। उसकी बेबस हालत देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सहानुभूति से आह भरी। तुम्हारी चोट, अफसोस, तुम्हें इतनी बुरी तरह गोली लगी है और वह भी तुम्हारी कमजोरी पर। लगता है इस बार तुम्हें वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक राष्ट्र के शासक महान झोउ राजा को इस हालत में खोजे जाने की नौबत आ जाएगी। मेरी राय में बाहरी दुनिया त्यानेयुआन मनो के लोगों से भरी पड़ी है। आज आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और खेद भरी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारे द्वारा पहले बताए गए रक्त बलिदान के महान अनुष्ठान से सहमत हूँ, लेकिन जो रक्त तुम्हें मिलेगा उसे 50/50 बांटना होगा।
महान झोऊ राजा ने कठोर लहजे में कहा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम यही करना चाहते हो दाओ, लेकिन रक्त बलिदान की महान सरनी पूरे महान झोऊ को परिष्कृत करने वाली है। तुम सचमुच निर्दयी हो। अगर तुम्हारे लोगों को इसके बारे में पता चल जाए तो वे क्या सोचने की हिम्मत करेंगे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंसता है। महान झोऊ राजा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंधी, लेकिन उन्होंने इसे अच्छी तरह छिपाते हुए दाऊ से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दाऊ को जानते हो या नहीं। त्यानेयुवान हवेली को दोष दो, उन्होंने ही मुझे इसमें फंसाया है। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन परिस्थितियां बदल गई हैं। मैं 9, तुम 1। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे धीरे बात की, उसका चेहरा गंभीर था। ये सुनकर महान झोऊ राजा चौंक गए और उन्होंने दाऊ से पूछा, क्या हमने इसे 50/50 बांटने पर सहमति नहीं जताई थी? अब ये 90/10 कैसे हो गया? ये ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम जानते हो कि दाऊ अतीत की बात है। क्या तुम्हें लगता है कि अपनी वर्तमान स्थिति में मुझसे कोई मांग करने का तुम्हें अधिकार है? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्य किया, अपनी आभा को छिपाना बंद कर दिया और अपनी संत साधना को उजागर कर दिया। तुम। महान झोऊ राजा का चेहरा बदल गया और उन्होंने उसे ध्यान से देखा। काले वस्त्रों में लिपटा यह व्यक्ति वास्तव में संत था। उसने हमेशा यही सोचा था कि वह केवल अर्ध संत स्तर का है, लेकिन उसने अपनी असली शक्ति को इतनी कुशलता से छिपा रखा था। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें 1% देकर पहले ही उदारता दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हारी अभी भी कुछ कीमत न होती तो मैं तुम्हें 1% भी नहीं देना चाहता। राज्य की शाही मोहर मुझे सौंप दो। मुझे इसे बलपूर्वक लेने के लिए मजबूर मत करो। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी आवाज में दाऊ कहा, उसकी आंखों में हत्या की चमक दिखाई दे रही थी। महान झोऊ राजा कुछ अनिश्चित थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची और थोड़ी देर बाद उन्होंने शाही मोहर निकाल ली। इसे देखते ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें चमक उठी और उसने इसे झट से छीन लिया। वाह, सारी मेहनत बेकार नहीं गई। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार मुझे समझ आ ही गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सजीव दिखने वाली जैद की मोहर को घूर कर देखा। उसका चेहरा उन्मादी था और वह बेतहाशा हंसने लगा। अभी ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम्हारा रक्त बलिदान महान सरनी विफल हो जाता है और त्यानेयुवान मनो द्वारा नष्ट हो जाता है तो शायद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। महान झोऊ राजा ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? मैं 1 दशक से भी अधिक समय से रक्त बलिदान महान सरनी को तराश रहा हूँ, सब इसी दिन के लिए। अब जब मेरे पास शाही मोहर है तो बस अंतिम चरण बाकी है, ड्रैगन नस को निगलना, और फिर मैं रक्त बलिदान महान सरनी को सक्रिय कर सकता हूँ। हे, ये तो पूरे राष्ट्र का खून है। सफलता मिलने के बाद रक्त देवता जल्द ही जागृत हो जाएंगे और रक्त देवता संप्रदाय में मेरा दर्जा भी उसी के अनुरूप बढ़ जाएगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना भयंकर चैनिंग क्रूर भयानक चेहरा प्रकट किया और हिंसक हो गया। ये सुनकर महान झोऊ राजा का चेहरा थोड़ा हैरान हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतनी जल्दी योजना बनाना शुरू कर देगा। ये सोचकर वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका और दाऊ से बोला, तुम मुझे भी परिष्कृत नहीं करोगे, है ना? ये कहने के बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, हमारी मित्रता को देखते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें त्यानेयुवान हवेली के लोगों के चेहरों के भाव स्वयं देखने दूंगा जब वे परिष्कृत होंगे। यह एक अद्भुत अनुभव होगा। ये कहने के बाद उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, अपने होंठ चाटे और बेहद शैतानी भरी नजर से देखने लगा। इसे देखकर महान झोऊ राजा भी भयभीत हो गए। दूसरी ओर नानगोंग चेन और उनके साथी भी अपने सामने मौजूद महल को देखकर स्तब्ध रह गए और उनके दिलों में घबराहट की भावना उमड़ आई। यहाँ तक कि त्यानेयुवान सेना के कुछ अनुभवी सैनिक, जिन्होंने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था, भी इस दृश्य को देखकर असहनीय पीड़ा महसूस कर रहे थे। उनके सामने लाशों के पहाड़ पड़े थे, जिनमें अनगिनत बच्चे भी शामिल थे। सभी भयावह अवस्था में पड़े थे। उनकी छाती चीर दी गई थी, उनके दिल निकाल लिए गए थे। एक सचमुच क्रूर दृश्य। चारों ओर सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी। लाशें इतने लंबे समय से वहां पड़ी थी कि उन पर कीड़े पड़ गए थे। दृश्य भयावह था और जो भी इसे देखता उसे शायद लंबे समय तक नींद नहीं आती। मेरा बच्चा। तभी अचानक आंटी जो भीड़ से बाहर निकली, दोनों शवों के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। वे दोनों बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बहुत प्यारे थे, लेकिन उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे, जिससे पता चलता है कि महल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। कुछ ही देर में भीड़ में से और भी लोग बाहर आ गए। उन सभी ने उन मासूम बच्चों जैसे चेहरों को पहचान लिया। ये वही बच्चे थे जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था। #98 रक्तबलि का गठन। जोड़। अध्याय 98 रक्त बलिदान महान सरनी। अध्याय 98 रक्त बलिदान महान सरनी। उनके कुछ माता पिता समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वे शव को पकड़े हुए थे और अपने आप से कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। आज्ञा का उल्लंघन मत करो। अपनी माँ के साथ घर चलो, ठीक है? तुम्हारी बड़ी बहन और भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने घर पर तुम्हारा पसंदीदा मांस पकाया है। अब से हम हर दिन मांस खाएंगे, इसलिए तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? उन्होंने उस परिचित चेहरे को देखा
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे कल्पना कर रहे थे कि काश वे अभी भी जीवित होते। कुछ लोग अपने सामने का दृश्य स्वीकार नहीं कर सके और भाग गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे, जो कुछ महीने पहले तक जीवंत और ऊर्जावान थे, अब ठंडे शव बन चुके थे। इस समय आंटी जू का वह थैला, जिसे वह कभी नहीं छोड़ती थी, भी जमीन पर बिखर गया, जिसमें चांदी के कुछ छोटे टुकड़े, बच्चों के लिए 4 जोड़ी नए कपड़े और कुछ आध्यात्मिक फल और भोजन थे। जमीन पर पड़े नए कपड़े चमकीले और चमकदार थे, जबकि उसके कपड़ों पर ऐसे पैच लगे थे जो सिलाई किए हुए लग रहे थे, और उसका कोट धोने से फीका पड़ गया था। ये दृश्य देखकर नानबोंग चेन स्तब्ध रह गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि दाव को कैसे दिलासा दे। फिर उसने एक लंबी आह भरी। मृत्यु का सामना करते हुए भी दाव ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोरी को कभी नहीं छोड़ा। शहर के 2 सैनिकों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने और दोनों पैर टूट जाने के बावजूद उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह केवल अपने बच्चे को देखना चाहती थी। महल में प्रवेश करने की अनुमति मिलने की खबर सुनकर आंटी जू ने शायद अपने बच्चों के साथ एक सुखद पुनर्मिलन और रास्ते में घटी रोचक घटनाओं को साझा करने की कल्पना करना शुरू कर दिया होगा। कुछ लोगों के अनुसार आंटी जू एक विधवा है जिन्होंने इतने वर्षों तक अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण किया है। ये कल्पना करना कठिन है कि एक माँ पैसे बचाए, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए हजारों मील की यात्रा करे, सिर्फ अपने बच्चे को घर लाने के लिए राजधानी तक आए, और अंत में उसका ये हाल हो। ग्रेट झोउ की गाड़ियां बहुत महंगी नहीं थीं, और नानबोंग चेन ने अनुमान लगाया कि वह उनका उपयोग केवल अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए करती थी, जिससे पैसे की बचत होती थी। नानबोंग चेन चुप हो गया। फिर वह महल से बाहर निकला और उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक घातक भावना फूट पड़ी। उनके अलावा उसके पास बदला लेने और महान झोउ राजा को इस तरह का दर्द महसूस कराने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इस समय पास खड़ी महिलाओं की आंखें खून से लाल थीं, स्पष्ट रूप से उन्हें भी बुरी तरह उकसाया गया था। सूर्य यह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो उसके माता पिता को कितना दर्द सहना पड़ता। ये सोचकर वह अपनी मुठियां भींचने से खुद को रोक नहीं पाए और महान झोउ राजा के टुकड़े टुकड़े कर देने की इच्छा करने लगी। वांग युक्सुआन की भी यही हालत थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगातार रो रहा था। हालांकि झोउ वानर को इसका पहले से ही अंदाजा था, लेकिन इस दृश्य को देखकर वह अपने चेहरे पर व्यंग्य का भाव आने से खुद को रोक नहीं पाया। महान झोउ राजा, तुमने अनगिनत बुरे कर्म किए हैं। तुम दरिंदे हो। ली रुयान भी उदास देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह चाहती हो कि वह तलवार अपने हाथ में लेकर महान झोउ राजा को मार डाले। वे सभी चुपचाप और बेहद निराश दिखते हुए नानबोंग चेन के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक नानबोंग चेन रुक गया और बोला, सब लोग ये याद रखें, आज आपने जो कष्ट सहा है, मैं महान झोउ राजा से उसका 10 गुना प्रतिफल दिलवाऊंगा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे महल में गूंज उठी। सभी लोग स्तब्ध रह गए और किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब तक उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है, नानबोंग चेन और बाकी लोग वहां से जा चुके थे। जल्द ही तियान युआन सेना को जाते हुए देखकर बाहर से देख रहे लोग अंदर दौड़ पड़े। वे ये देखना चाहते थे कि तथाकथित शाही महल कैसा दिखेगा। जब ये लोग उत्साह से अंदर आए तो सामने का दृश्य देखकर वे चुप हो गए। काफी देर बाद उनकी आंखों में क्रोध भर आया और वे सब दाव को कोसने लगे। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महान झोउ राजा ऐसे व्यक्ति होंगे। ऐसी क्रूरता तो मैंने पहले कभी सोची भी नहीं थी कि केवल राक्षसी पद का कोई व्यक्ति ही कर सकता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक प्रतिष्ठित राजवंश का राजा ऐसा करेगा। सम्राट, आपने ऐसा करने की सोची भी कैसे? आप तो मृत्यु के योग्य हैं। अरे दरिंदे, महान झोउ राजा, तुम इंसान नहीं हो। तुमने इतने सारे निर्दोष बच्चों को कैसे मार डाला? हे भगवान, हम सब महान झोउ राजा के रूप से मूर्ख बन गए थे। अब जब युवा स्वामी उन्हें मारना चाहते हैं तो मैं तहे दिल से उनका समर्थन करता हूँ। ये सभी लोग समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए हैं, जिनमें व्यवसाय और सरकारी राजनेता भी शामिल हैं। ये सभी माता पिता हैं और इस दृश्य को देखकर वे सचमुच भावुक हो गए हैं। दूसरी ओर नानबोंग चेन की दोनों पुतलियां तेजी से चमक उठी और सामने स्थित भूमिगत महल पर टिक गईं। तभी प्रकाश की एक किरण आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई अपनी अद्भुत शक्ति के साथ सीधे भूमिगत महल की ओर गिरी। महान राजा झोउ, बाहर आओ, नानबोंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका! उनके सामने स्थित भूमिगत महल पल भर में 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें से 2 आकृतियां निकली। नानगोंग के बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाओगे। तुम मरने के लायक हो। महान झोउ राजा ने क्रोध से भरी आंखों से शाप दिया। नानबोंग चेन ने बार बार उसकी योजनाओं को विफल कर दिया और नानबोंग चेन को जान से मारने की उसकी इच्छा चरम पर पहुंच गई। नानबोंग चेन के कुछ कहने से पहले ही 8 महान सेनापति एक साथ प्रकट हुए और उन्होंने एक विनाशकारी हमला किया जो दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था और आकाश को हिलाकर रख दिया। शून्य लोक में एक तीर अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है और एक नीले ड्रैगन में बदल जाता है, जिसकी शक्ति पूरे आकाश को चीरने में सक्षम प्रतीत होती है। यदि यह आक्रमण जारी रहा तो महान झोउ राजा की मृत्यु संभवतः कुछ ही समय में हो जाएगी यदि वही अकेले इसका बचाव करने वाले हों। ठीक उसी समय महान झोउ राजा के बगल में खड़ा काला वस्त्रधारी व्यक्ति हरकत में आया।
हाथ के इशारे से काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने काले कोहरे का एक बादल छोड़ा, जिससे एक काली दीवार बन गई जिसने दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। पल भर में सारे हमले गायब हो गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा इस चाल का प्रयोग करने के बाद उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये कल्पना करना आसान है कि इन लोगों के हमलों का सामना करना उसके लिए कितना कठिन रहा होगा। ये देखकर नानगोंग चेन थोड़ा हैरान रह गया। आखिर यह काले वस्त्रधारी व्यक्ति कौन था, और उस अवरोध के भीतर? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप में इस तरह का हुनर है। पास ही खड़े महान झोऊ राजा भी ये देखकर बेहद उत्साहित हो गए और उन्होंने दाओ की प्रशंसा की। बेवकूफ, चुप रहो, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दाओ चिल्लाया और उसका चेहरा और भी कमजोर हो गया। विरोधी के अनगिनत हमले उसके लिए पूरी तरह से भारी पड़ गए। अगर वह अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल कर लेता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। फिर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने राज्य की शाही मोहर निकाली, शून्य लोक में उड़ गया और मंत्रों का जाप करता रहा। उसके शरीर से घना काला कोहरा निकला और शाही मोहर में समा गया। शाही मोहर की शक्ति क्षीण हो गई और शेष भाग्य पूरी तरह से काली ज्वाला में समा गया, जिससे राक्षसी इरादे उमड़ पड़े। ये तो राज्य की शाही मोहर है। ओह नहीं, वे महान झोऊ पर कब्जा करने जा रहे हैं। दुर्भाग्य ने पूरे महान झोऊ साम्राज्य को निगल लिया और उसे भ्रष्ट भी कर दिया। ड्रैगन वंश। ये देखकर झोऊ वानर ने हैरानी से कहा, वाह। ये सुनकर सभी लोग प्रबुद्ध प्रतीत हुए। अरे कुतिया, तू अभी भी जिंदा है। उस परिचित आवाज को सुनकर महान झोऊ राजा चौंक गए और क्रोधित होकर दाओ को शाप दिया। अब उसे आखिरकार समझ आ गया कि झोऊ वानर अभी भी जीवित क्यों थी। दरअसल उसके द्वारा बोए गए कीड़ों से निपट लिया गया था। एक निर्दयी जानवर, फिर भी वह हर किसी पर भौंकना पसंद करता है। नानगोंग चेन ने ठंडे आवाज में और तिरस्कार भरी निगाहों से बोलते हुए कहा। ये सुनकर झोऊ वानर बेहद भावुक हो गई और उन्होंने नानगोंग चेन के चेहरे को खाली निगाहों से देखा। कितना बदतमीज बच्चा है, आज तुम सब यहीं मरोगे और हमारी रिक्तबली की महान व्यवस्था लगभग पूरी हो चुकी है। महान झोऊ राजा की आंखों में आक्रोश भरा हुआ था और उन्होंने अपने दांत पीस लिए। नानगोंग चेन शांत रहे, उनके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था और यहाँ तक कि उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान भी दिखाई दी। रक्त बलिदान की महान सरनी, मानव सम्राट की तलवार इसे तोड़ सकती है। #99 जनता का आक्रोश। जोड़। अध्याय 99 सामूहिक आक्रोश। अध्याय 99 सामूहिक आक्रोश। इस समय शैतानी ऊर्जा अत्यधिक तीव्रता से उमड़ी और ग्रेट झोऊ के पूरे आकाश को घेर लिया। केंद्र में, राजधानी में, प्रकाश का एक काला स्तंभ सीधे आकाश में उठ खड़ा हुआ। दृश्य इतना भयावह था कि दोपहर का सूरज भी पल भर में रात में बदल गया। महान झोऊ राजवंश के दौरान अन्य स्थानों पर जिन लोगों ने ये दृश्य देखा, वे भी सदमे से अपनी आंखें सिकोड़ बैठे थे। अचानक रात कैसे हो गई? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है? हे भगवान, वह काला कोहरा, क्या वह शैतानी ऊर्जा हो सकती है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई पूरे ग्रेट झोऊ को भ्रष्ट करना चाहता है? इस समय कुछ साधक आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने दाव का अनुमान लगाया। बेशक, ये देखकर कई लोगों ने अपना काम छोड़ दिया और बड़ी चिंता के साथ आकाश की ओर देखने लगे। जब आसमान अचानक काला हो जाए तो समझो कुछ बुरा होने वाला है। इसी बीच राजधानी के केंद्र में काले वस्त्रधारी व्यक्ति पागलों की तरह हंस रहा था। उसके हाथ में एक राक्षसी मनका था। उसके भीतर की राक्षसी ऊर्जा उमड़ रही थी और वह लगातार ज़ैद की मोहर को नष्ट कर रही थी। ज़ैद की मोहर के अंदर एक छोटा सुनहरा अजगर दिखाई देता था, जिसका शरीर आधा राक्षसी रूप धारण किए हुए था। वह लगातार संघर्ष कर रहा था और उसके चेहरे पर घोर पीड़ा के भाव थे। राजधानी की सड़कों पर कई लोगों ने इस दृश्य को देखा, जिनमें से कुछ लोग हैरान थे। वे क्या कर रहे हैं? दूर से देखने पर आकाश के दोनों ओर के लोग एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। एक तरफ नानगोंग चेन का पक्ष है और दूसरी तरफ महान झोऊ राजा का पक्ष है। जब उन्होंने ग्रेट झोऊ किंग पर गंभीर चोटें देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या इसके लिए त्यानेवान मनो जिम्मेदार हो सकता है? त्यानेवान मनो ने महान झोऊ राजा की हत्या क्यों की? महान झोऊ राजा के बगल में कौन था? क्या वह इस भयावह और निराशाजनक दृश्य को रचने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इस समय ये लोग संदेह से भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही महल से और भी लोग बाहर आने लगे और दूसरों को बताने लगे कि महान झोऊ राजा के महल में 100,000 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। ये सुनकर कुछ लोग पहले तो अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन आत्मविश्वास से अंदर जाने के बाद आखिरकार उन्हें इस बात पर यकीन हो गया। महान झोऊ राजा के कृत्य निस्संदेह निंदनीय थे और उन्होंने जनता के आक्रोश को भड़का दिया, जिससे लोगों की पहले से मौजूद सभी असंतुष्टि तुरंत भड़क उठी। महान राजा झोऊ, आप सचमुच अमानवीय हैं। आपने महल में 1 लाख बच्चों को बुलाया और उन सभी को मार डाला। 1 लाख? यह 1 लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने निर्दयी हो सकते हो। तुमने अपने ही बेटे ज़मीन को धोखा दिया। हमने तुम पर इतना भरोसा किया और अपने बच्चे को तुम्हारे भरोसे छोड़ा, और तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हो।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन माता पिता के लिए ये कितना दिल दहला देने वाला रहा होगा। कितना दरिंदा है, ईश्वर करे उसे परलोक में भयानक मौत मिले। लोगों की आंखों में क्रोध भरा हुआ था, उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और वे दांत पीसते हुए दाव कह रहे थे। सड़कों पर अनगिनत लोगों ने अपने घरों में सजी हुई महान झोऊ राजा की सभी तस्वीरें और मूर्तियां बाहर फेंक दी, मानो उन पर कोई श्राप लगा हो। यहाँ तक कि राहगीर कुत्ते भी उन पर पैर रख रहे थे। मैं त्यानेयुआन मनो द्वारा महान झोऊ राजा की हत्या का समर्थन करता था। मैं तो पहले महान झोऊ राजा की कही बात पर भी विश्वास करता था कि त्यानेयुआन मनो पूरी तरह से दुष्ट था। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि महान झोऊ राजा की कही हर बात बकवास थी, उसमें एक भी शब्द सच नहीं था। सुअर के मांस के स्टॉल के सामने एक हट्टे कट्टे आदमी ने गुस्से से कहा, दो। कुछ ही देर में भीड़ के बीच से एक आवाज सुनाई दी, त्यानेयुआन मनो के राजा की हत्या में सहयोग करो, उस दरिंदे का वध करने में युवा स्वामी का समर्थन करो। आकाश में महान झोऊ राजा की आकृति को देखते हुए लोगों ने एक साथ दाओ का नारा लगाया, उनकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। बार बार हमले होने के बावजूद अवरोध के अविचलित रहने को देखकर महान झोऊ राजा अत्यंत प्रसन्न हो उठे। आओ और मुझे मार डालो, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझे नहीं मार सकते, महान झोऊ राजा ने घमंड से कहा। नानबोंग चेन की पुतलियां चमक उठी जब उसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पीछे छिपे राक्षसी गोले को देखा। उसका चेहरा कुछ हद तक हैरान था। क्या यह अवरोध उस राक्षसी गोले का काम है? हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन वह इस तथ्य से बच नहीं सका कि नानबोंग चेन हर चीज को देख सकता था। फिर नानबोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसो, अपने जीवन के बचे हुए कुछ पलों को संजो कर रखो। उस जादुई गोले में समाहित शैतानी ऊर्जा लगातार कम हो रही है, जिसका अर्थ है कि यह एक अगरबत्ती के जलने के समय के बाद गायब हो जाएगी। तब रोने की बारी उनकी होगी। ठीक है, सभी सेनापतियों, लड़ाई बंद करो और आराम करो, कोई जल्दी नहीं है, नानबोंग चेन ने आदेश दिया। हालांकि भीड़ असमंजस में थी, लेकिन उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। महान झोऊ राजा नानबोंग चेन की बातों से स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे और वे चुप रहे। जल्द ही नीचे से लोगों की गालियों की चीखें इतनी तेज और कान फाड़ देने वाली हो गईं कि वे असहनीय हो गईं। त्यानेयुआन मनो और अन्य लोग भी मुस्कुराए और महान झोऊ राजा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। शून्य लोक में इस दृश्य को देखने के बाद महान झोऊ राजा ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, दाओ, मेरे लिए खुद को कुर्बान करने में क्या बुराई है, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। ये सुनकर असंख्य दाववादी योद्धाओं ने अपनी घातक निगाहें उसकी ओर घुमा ली। ये कैसा दरिंदा है, ऐसा व्यक्ति महान झोऊ का शासक कैसे बन गया? सूली ने दांत पीसते हुए दाव कहा, उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडक भर गई थी। ये सुनकर चियाओ ने जम्हाई ली, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उनकी राय में ऐसी बातें असामान्य नहीं थीं। 9 स्वर्गों में भी एक शक्तिशाली राक्षसी पथ था जिसने पहले एक क्षेत्र के साधक को परिष्कृत किया था। उसकी तुलना में यह अपेक्षाकृत मामूली बात थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऐसे कार्यों का समर्थन करती है। अपने पिछले जीवन में उसने अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति को मार डाला था। सभी लड़कियां आक्रोश से महान झोऊ राजा की ओर देखने लगी। यहाँ तक कि उसके पीछे मौजूद त्यानेयुआन सेना भी लगातार अपशब्द बोल रही थी और कई अर्धपवित्र योद्धा भी महान झोऊ राजा को कोस रहे थे। नानबोंग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी दोनों पुतलियां चमक रही थीं और वह काली बाधा को ध्यान से देख रहा था, उसे भेदने का मौका तलाश रहा था। बेशक उसने महान झोऊ राजा की बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। इस तरह का व्यक्ति इतना निर्दयी है कि मरने से ठीक पहले वह केवल थोड़ी सी पश्चाताप की भावना ही दिखाएगा। नीचे मौजूद भीड़ ने ये सुनकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उनके चेहरे लाल हो गए और वे अत्यधिक क्रोध से भर गए। इस क्षण महान झोऊ राजा पर उनका बचा खुचा भरोसा भी पूरी तरह से टूट गया था। महान झोऊ राजा के कुछ समर्थकों को अब भी यह भ्रम था कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन जिस क्षण महान झोऊ राजा ने बोलना शुरू किया, सब कुछ बिखर गया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महान झोऊ राजा वास्तव में उन्हें इस तरह से देखते थे, जो मानव जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। शून्य लोक में काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये दृश्य देखकर ठहाका लगाते हुए कहा, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि तुम्हारे महान झोऊ में ऐसा सम्राट है। और हाँ, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। आपके महान झोऊ राजा तो आपके रक्त के मात्र 1% के लिए पूरे महान झोऊ को बलिदान करने को भी तैयार थे। क्या आप इसे देख रहे हैं? यह आपकी शाही मोहर है। एक बार जब इसके भीतर स्थित स्वर्ण ड्रैगन पूरी तरह से परिष्कृत हो जाएगा और रक्त बलिदान महान सरणी सक्रिय हो जाएगी, तो पूरा महान झोऊ पोषण बन जाएगा। मैं रक्त देव संप्रदाय का सदस्य हूँ। आपको ये जानना चाहिए कि एक बार रक्त बलिदान की महान सरणी बन जाने के बाद परिणाम पहले से ही निर्धारित होता है। आपके पास बचने का जरा सा भी मौका नहीं होगा। ये सुनकर महान झोऊ राजा ने भौहें चढ़ा ली और उनकी आवाज में असंतोष झलक रहा था। तुम उनसे किस बारे में बात कर रहे हो? महान झोऊ राजा इस बात से नाखुश थे कि उन्हें ये खुलासा क्यों करना पड़ा कि उन्हें केवल 10% ही मिला था, क्योंकि इससे वे बेशर्म प्रतीत होते थे। इस समय भी उसने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया।
ये सुनकर सड़क पर मौजूद भीड़ स्तब्ध होकर देखती रह गई, मानो वे इस बात को मुश्किल से ही स्वीकार कर पा रहे हों। वो काले वस्त्रधारी व्यक्ति रक्तदेव संप्रदाय का सदस्य है, तो क्या इसका मतलब यह है कि महान झोऊ राजा रक्तदेव संप्रदाय के सदस्यों के साथ मिलीभगत कर रहा है? ये राक्षस वास्तव में हमारे शरीर के सार रक्त के 10वें हिस्से के लिए हम सभी को शुद्ध करना चाहता है। हे भगवान, ये तो अमानवीय है। हमें क्या करना चाहिए? रक्त बलिदान की विशाल श्रृंखला लगभग पूरी हो चुकी है। ये स्थान ग्रेट झोऊ की सीमा से करोड़ों किलोमीटर दूर है। हम भला कैसे बच सकते हैं? ये तो सरासर असंभव है। शून्य क्षेत्र में धिक्कार है। ये तो रक्त बलिदान की महान सरणी है। एक बार यह बन गई तो इसे तोड़ना नामुमकिन है। ची यून के चेहरे के भाव बदल गए और उसने दाओ कहा। न केवल वह, बल्कि उसके पीछे खड़े 8 जनरल भी पीले पड़ गए थे और हताश दिख रहे थे। #100 उल्टी गिनती जोड़। अध्याय 100 की उल्टी गिनती। अध्याय 100 की उल्टी गिनती। आपको दाओ रक्तदेव संप्रदाय की प्रसिद्धि के बारे में अवश्य ही पता होगा। पूरे शुवानटियन क्षेत्र में कौन इसे नहीं जानता? रक्तदेव संप्रदाय हमेशा से एक रहस्य रहा है और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ स्थित है। यहाँ तक कि जब रक्तदेव संप्रदाय ने जुवानटियन क्षेत्र की कई शीर्ष शक्तियों का क्रोध भड़काया और जुवानटियन क्षेत्र में उथल पुथल मचा दी, तब भी वे रक्तदेव संप्रदाय के छिपने के स्थान का पता नहीं लगा सके। यह इसके रहस्य का एक पहलू है। दूसरा पहलू इसके निर्मम और क्रूर तरीके हैं। ब्लड गॉड्स एक्ट का कोई भी सदस्य किसी भी जगह पर तबाही मचा सकता है, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ सकता। उनकी साधना तकनीक बेहद भयावह है। वे साधना के लिए हत्या के माध्यम से लोगों का सार निकाल सकते हैं, जो उन्हें बेहद क्रूर बनाता है। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। इस विचित्र साधना तकनीक का उपयोग करने के बाद ये पता चलता है कि यह एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग को क्रूर और रक्तपिपासु बना सकती है, जिससे वह असंगत हो जाता है और यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी मारने में सक्षम हो जाता है। अब रक्तदेव संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है, और वह भी संत लोक से। ये व्यक्ति रक्तदेव संप्रदाय में बहुत उच्च पद पर आसीन होगा, और काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा वर्णित बलि विधि ही वास्तव में असंख्य लोगों को भयभीत करती है। यहाँ तक कि सेंट परिवार की सदस्य ची यून भी ये सुनकर हैरान रह गई। ये ब्लड गॉड्स एक्ट की विरासत का सर्वोच्च स्तरीय गठन है। इस रक्त बलिदान महान सरणी के कारण कई छोटे राजवंश और पारिवारिक कुछ रातों-रात गायब हो गए। एक बार रक्त बलिदान की महान सरणी बन जाने के बाद आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप इसे भेद नहीं सकते, यहाँ तक कि यदि 10 संत भी आ जाए तो भी नहीं। इसकी सबसे विचित्र बात यह है कि इस संरचना का कोई केंद्र नहीं है, और यह अपने भीतर मौजूद जीवित प्राणियों को लगातार निगल सकती है, धीरे धीरे उनका उपभोग कर सकती है और उनके रक्त और ऊर्जा को तब तक परिष्कृत कर सकती है जब तक कि वे पूरी तरह से खाली न हो जाएं। शून्य लोक में नानगोंगचेन सहित कई लोग रक्त बलिदान महान सरणी के बारे में सुनकर भ्रमित हो गए थे। बेशक ची यून की व्याख्या सुनने के बाद वे सभी प्रबुद्ध प्रतीत हुए और उनकी आंखों में भय का एक संकेत भी दिखाई दिया। ये रक्तबलि का विशाल संग्रह बेहद भयावह है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस बलि व्यवस्था को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? नानगोंगचेन ने दाओ से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वह मानव सम्राट तलवार को इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। पहले ये कहा गया था कि मानव सम्राट तलवार संरचनाओं को तोड़ सकती है। इसका कारण ये था कि मानव सम्राट तलवार में स्वर्ग विरोधी कार्यक्षमता है, जो संरचनाओं को अनदेखा करके सीधे संरचनाओं को तोड़ देती है। बेशक ऐसा कहा जाता है कि एक और पौराणिक अमर तलवार झुक्सियल तलवार में भी यह कार्यक्षमता है। नहीं, जब तक आप गठन तैयार करने वाले को नहीं रोकते, तब तक आप उसे गठन तैयार करने से रोककर ही ऐसा कर सकते हैं। ची यून ने सिर हिलाकर कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। ये देखकर नानगोंगचेन कुछ निराश दिखे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अचानक दूर से देख रहे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की और बोला, कैसा रहेगा? क्या आप सब हताश हैं? हाँ हाँ हाँ, बस कुछ ही पलों में रक्त बलिदान की महान श्रृंखला पूरी हो जाएगी। फिर आप अपनी मृत्यु के साक्षी बनेंगे। ये तो काफी सुखद प्रक्रिया है। महान झोऊ राजा भी अत्यंत प्रसन्नता से बोले, आज मैं अंततः त्यानेवान हवेली के लोगों को मरते हुए देख पाऊंगा। इस दिन का इंतजार सार्थक रहा। ये सुनकर सभी को ठेस पहुंची और सबने गुस्से से उसकी ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से अंत में वे महान झोऊ राजा से मात खा गए। सूली ने मन ही मन दांत पीसते हुए दाओ से पूछा, ची याओ, क्या इस रक्त बलिदान महान सरणी को हल करने का कोई तरीका है? अगर पुनर्जन्म की महान प्रक्रिया भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तो वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निचले लोक में रक्त देवता संप्रदाय होगा। ची याओ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कुछ भावपूर्ण ढंग से कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। पुराने समय में ब्लड गॉड्स एक्ट को भी ऊपरी लोक में सर्वत्र नफरत की नजर से देखा जाता था। अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सूली ने घबराकर कहा जब उसने देखा कि वह उसे अनदेखा कर रही है। मुझे सोचने दो। लगता है कि वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। ची याओ ने कुछ देर सोचने के बाद कड़वे चेहरे के साथ कहा। फिर ची याओ ने धीरे धीरे दाओ के बारे में समझाया।
ये रक्त बलिदान संरचना निम्नलोक से उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन मेरे समय में 9 स्वर्गों में मैंने रक्त बलिदान की महान संरचना के बारे में सुना था। एक बार बन जाने पर इसका अर्थ तुम्हारे लिए निश्चित मृत्यु होगा। अगर मुझे अपने पिछले जीवन की साधना का स्तर वापस मिल जाए तो ये रक्त बलिदान महान सरणी मेरे लिए मात्र एक विचार की दूरी पर होगी, लेकिन दुर्भाग्य से अब मैं केवल एक अवशेष आत्मा हूँ। ये सुनकर सूली के चेहरे पर निराशा छा गई और उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली पड़ गईं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सब आज यही मरने वाले हैं? उसने अभी तक नानगोंग चेन के साथ बाहरी दुनिया के नज़ारे भी नहीं देखे थे और वह इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती थी। इतनी जल्दी मत करो, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। अगर पौराणिक दिव्य पत्थर यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से इस संरचना को नष्ट कर सकता था, या शायद ये पौराणिक दिव्य तलवारों में से एक हो, जैसे मानव सम्राट की तलवार। ची याओ ने तुरंत दाओ को सांत्वना देने की कोशिश की। तुम तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हो, यहाँ किसके पास ये चीजें हैं? सूली ने आंखें घुमाई, कुछ भी अच्छा नहीं कहा और फिर उदास दिखने लगी। ये सुनकर ची याओ तुरंत चुप हो गई। हाँ, इसका मतलब था कि आज उसकी भी यही मृत्यु होने वाली है। नहीं, वह सोल है, वह मर कैसे सकती है? वैसे, या फिर आप दिव्य आत्मा? आत्मा का उद्भव, ऐसा लगता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मरना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको एक भौतिक शरीर की तलाश करनी होगी, या फिर आप मेरी तरह जी सकते हैं। अचानक ची याओ की खूबसूरत आंखें चमक उठी और उसने दाओ कहा। हालांकि एकमात्र चीज जो हो सकती है वह ये है कि इससे तुम फिजिक गायब हो सकते हो। उसने फिर सावधानी से कहा, दाओ। ये सुनकर सूली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद अगर सचमुच ऐसी नौबत आई तो वह इस पर विचार कर सकती है। इस समय अन्य महिलाओं ने भी लगभग इसी तरह प्रतिक्रिया दी। झो वानर की गहरी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। क्या उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अंत में वह बदला नहीं ले पाएगा? फिर उसने नानगोंग चेन की मजबूत पीठ देखी, जो एक देवदार के पेड़ की तरह थी, और वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गई। हालांकि ऐसा लगता है कि उसे एक दूसरा व्यक्ति मिल गया है जो उसके साथ मां की तरह ही प्यार से पेश आता है, इसलिए उस लिहाज से उसे कोई पछतावा नहीं है। ये सोचकर झो वानर की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। वांग युक्सुआन भी वैसी ही थी। वह पहले तो दुखी हुई, लेकिन अपने गुरु के साथ मरने के विचार ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में तुरंत चमक ला दी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने मालिक के साथ बदनसीब प्रेमियों की जोड़ी बन जाएंगे? यह इतना बुरा भी नहीं लगता। लंबी पोशाक में सजी धजी लियुरियान ने नानगोंग चेन की ओर देखा और सोचने लगी कि दाओ क्या सोच रहा है। नीचे भी लोग विलाप कर रहे थे, उनकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैंने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। वह दुष्ट झुओ राजा, वह भयानक मौत का पात्र है। अगर मुझे पाताल लोक में उतरना पड़े तो मैं एक प्रतिशोधी भूत बन जाऊंगा और महान राजा झुओ को मार डालूंगा। दूर से महान झुओ राजा संतुष्ट भाव से देख रहे थे, धीरे धीरे इन लोगों के चेहरों पर दिख रही निराशा का आनंद ले रहे थे और उन्हें काफी सुखद लग रहा था। पास में खड़ा काले वस्त्रधारी व्यक्ति उन्हें मजे से देख रहा था। जल्द ही उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नानगोंग चेन हमेशा की तरह शांत और संयमित लग रही थी। दोहरी पुतली वाले व्यक्ति, तुम डरते क्यों नहीं हो? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी और धमकी भरी आवाज में कहा। डर? मुझे क्यों डरना चाहिए? डर तो तुम्हें लगना चाहिए। नानगोंग चेन की आंखें गहरी थीं और उन्होंने धीरे से कहा, दाओ। वह मन ही मन गिनती कर रहा था। कछुए का खोल गायब होने तक के आखिरी कुछ सेकंडों की गिनती कर रहा था। #101 नानगोंग यू कार्रवाई करता है। जोड़। अध्याय 101 नानगोंग यू ने अपनी चाल चली। अध्याय 101 नानगोंग यू ने अपनी चाल चली। धमाका। अचानक त्यानेयुआन मनो ने बिना किसी चेतावनी के अपना कदम उठाया। 8 महान जनरलों की आंखें ठंडी बिजली की तरह चमक उठी। उनकी सांसें गहरी और अथाह थीं, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली हत्या तकनीकों को अंजाम दिया। ची यून की भी यही स्थिति थी। उसका सुनहरा धनुष पूरी तरह से तना हुआ था और उसके द्वारा उत्सर्जित दबाव से पूरी दुनिया कांप उठी। पल भर में दिव्य प्रकाश आकाश और पृथ्वी पर तेजी से चमक उठा और हर तरह की तलवारें, भाले और बर्छी हवा में उड़ने लगे। ये पिछली मूव से भी कहीं अधिक विशाल है। स्पष्ट रूप से त्यानेयुआन मनो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। सभी लोग अपनी आंखें फाड़कर सामने के दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। क्या त्यानेयुआन मनो उस बाधा को पार करने में असमर्थ नहीं था? उन्होंने अचानक फिर से हस्तक्षेप क्यों किया? हा, क्या बेवकूफ हो तुम? इस बाधा को पार करने की तुम्हारी क्षमता कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी पिछली नाकामियां याद नहीं है? जब महान झोऊ राजा ने ये देखा तो वह पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है तो वह तिरस्कारपूर्वक हंस पड़ा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में घृणा भरी थी और उसने कुछ भी गलत नहीं देखा। उसने आह भरी और सोचने लगा, महान झोऊ राजा त्यानेयुआन मनो जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे मात नहीं दे सका? वह कितना अविश्वसनीय रूप से मूर्ख होगा। जैसे ही वे हमले उनके सामने आए, काले वस्त्रधारी व्यक्ति को अचानक कुछ याद आया और उसने अचानक अपने हाथ में मौजूद जादुई गोले को उठा लिया। दानव का गोला बेहद धुंधला हो गया था
उसकी राक्षसी ऊर्जा अत्यंत कम हो गई थी। अगले ही पल दानव का गोला अचानक गायब हो गया। वह राक्षसी बाधा पल भर में दुनिया से गायब हो गई। अरे यार भागो! काले वस्त्रधारी व्यक्ति की मुस्कान जम गई, उसका चेहरा बदल गया और उसने घबराकर कहा, दाओ। एक तरफ खड़े महान झोऊ राजा स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में थे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनने के बाद भी वे शांत रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, मानो वे आनंद ले रहे हों। भागने की क्या जरूरत है? जब तुम हमारा खजाना यहाँ हो तो क्या हम इन लोगों की तुच्छ चालों से डरेंगे? महान झोऊ राजा के होंठ हल्के से ऊपर उठे, उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। हालांकि इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति के लिए भागना बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों ने बहादुरी से हमलों की इस बाढ़ का सामना किया। महान झोऊ राजा का शरीर पल भर में गायब हो गया, केवल एक स्तब्ध दिव्य आत्मा ही पीछे रह गई। हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति उस स्तर पर नहीं था, फिर भी वह बुरी तरह घायल था। उसका शरीर बुरी तरह से खून बह रहा था, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और मांस और खून बाहर बह रहा था। फिर भी काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पास अभी भी सांस लेने का मौका था। वह भागना चाहता था, अपनी जीवन शक्ति को बेतहाशा खर्च कर रहा था। युवान मनों के कई योद्धाओं ने तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बंधन तकनीकों का उपयोग करते हुए महान झोऊ राजा की दिव्य आत्मा को कैद कर लिया और उसे वहीं छोड़ दिया। इसी बीच काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर से क्यूईयुन ने अपनी चाल चली और अविश्वसनीय गति से शून्य क्षेत्र में कदम रखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की। ठीक उसी समय रक्त बलिदान महान सरनी ने अपना अंतिम चरण पूरा कर लिया और एक विशाल लाल जादुई अवरोध तुरंत उठ खड़ा हुआ, जिसने पूरे महान झोऊ को घेर लिया। लाल रंग की जंजीरों से भरा आकाश प्रकट हुआ और उसने क्यूईयुन पर हमला कर दिया। ये देखकर चीयुन ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उन भयावह खूनी लाल जंजीरों को चकनाचूर कर दिया। ये देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसका चेहरा आनंद से चमक उठा। ये तो सचमुच किस्मत की बात है। फिर उसने एक जादुई छड़ी निकाली जिस पर अंबर जैसा रत्न जड़ा हुआ था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने उस छड़ी से रक्त बलिदान की महान सरनी पर स्पर्श किया, जिससे एक पोर्टल खुल गया। अच्छा नहीं है। ये देखकर चीयुन बेहद चिंतित हो गई और मन ही मन सोचने लगी, ये तो बुरा हुआ। इस दृश्य को देखने वाले लोगों को खेद का अनुभव हुआ। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के होठों पर मुस्कान खिल उठी, उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। अलविदा सब लोग, मेरे लिए अच्छा भोजन बनो। मैं तुम्हारा खून जरूर खून के देवता को अर्पित करूंगा। ही। जैसे ही वह जाने वाला था, तलवार की आभा तेजी से अंदर आई, जिससे शून्य लोक कांप उठा। तलवार की ऊर्जा विशाल और असीम थी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उसे इस समय किसी के हमले की उम्मीद नहीं थी। इस संदेश को भांपते ही उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक शक्तिशाली और अजेय शख्सियत है। वूश! अगले ही पल काले वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर कमर से 2 टुकड़ों में कट गया और खून बहने लगा। उस क्षण उसके चेहरे के भाव थम से गए। अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? शून्य लोक से एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी। जब सभी ने इस व्यक्ति को देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और काफी देर तक स्तब्ध रहे, क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति थे वे त्यानेयुआन मनों के संस्थापक नानगोंग चेन के दादा और सर्वोच्च संत के अलावा कोई और नहीं थे। नानगोंग व्यू नीचे नानगोंग चेन ने ये दृश्य देखा और उसकी आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। क्या उसके दादाजी का सचमुच जन्म हो गया था? इस स्तर के संत दुनिया में शायद ही कभी प्रकट होते हैं, जब तक कि कोई बड़ी घटना न घटित हो जाए। हालांकि काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वह भाग नहीं पाया था। वह शिव के रहस्य का उपयोग करके उसका पीछा कर सकता था, लेकिन जोखिम बहुत अधिक है। आपको ये समझना होगा कि दाओ एक संत है। हालांकि वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, कौन जानता था कि दाओ के मन में क्या चाल हो सकती है। ये तुम हो, तुम अभी भी जिंदा हो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की दिव्य आत्मा तुरंत प्रकट हुई और उस व्यक्ति को देखकर वह भी स्तब्ध रह गई। वह नानगोंग व्यू के बारे में कैसे नहीं जानता होगा? वही तो वह व्यक्ति था जिसके कारण महान झोऊ राजा को हर रात नींद नहीं आती थी और जिसके पास एक हृदय दानव भी था। आपको ये जानना चाहिए कि दाओ त्यानेयुआन संत लगभग 1000 वर्षों से दुनिया में प्रकट नहीं हुए हैं। सभी लोग अब भी उन्हें मृत मानते हैं। ब्लड गॉड सेट के अनुयायियों ने मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? चाहे मैं अपनी मृत्युशैया पर ही क्यों न हूं, मैं बाहर आकर तुमसे निपटूंगा। नानगोंग व्यू ने अपनी सफेद बाहें उठाई और उग्र स्वर में कहा, दाओ। अगले ही क्षण नानगोंग व्यू ने अपने हाथ के इशारे से एक बड़ा जाल नीचे भेजा, जिसने सीधे काले वस्त्रधारी व्यक्ति की दिव्य आत्मा को जकड़ लिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति आत्मा विनाश करने ही वाला था, लेकिन वह बहुत धीमा था। नीचे नानगोंग चेन ने यह दृश्य देखा और उसके दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि वह अकेले नहीं लड़ रहा है। फिर नानगोंग व्यू ने अपना हाथ नीचे की ओर घुमाया, जिससे शून्य लोक में रक्तलाल जंजीरें चकनाचूर हो गईं। इस प्रकार उसने क्यूईयुन को बचा लिया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद वृद्ध महल स्वामी। क्यूईयुन ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। आपको दाव का ज्ञान होना चाहिए। इन रक्तलाल जंजीरों से निपटना आसान नहीं है, यहाँ तक कि एक संत के लिए भी।
वह अंतिम चरण के दौरान इतने लंबे समय तक उसके साथ उलझा रहा था, लेकिन नानबोंग यू ने उसे पल भर में नष्ट कर दिया। कठिन दाव पुराने महल के स्वामी ने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया। ये सोचकर उसकी आंखों में सम्मान और गहरा हो गया और उसकी निगाहें नानबोंग यू के प्रति भय से भर गईं। इसी बीच आकाश में काले वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा अभी अभी बनाया गया छेद सिकुड़ रहा था। ये देखकर महान झोऊ राजा ने भी भयंकर मुस्कान प्रकट की। आज तुम सब मेरे साथ ही दफन होगे, मुझे बंदी बनाने का क्या फायदा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखें भावहीन थीं। ये सुनकर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने ठंडे लहजे में दाऊ का उपहास करते हुए कहा, अगर तुम घुटने टेककर दया की भीख मांगो और अपनी साधना को पंगु बना लो तो शायद मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बता सकूं। उनकी बातें सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखों में निराशा झलकने लगी। हाँ, तो क्या हुआ अगर हम उन दोनों को पकड़ लें? वैसे भी आज इस रक्तबली के महान युद्ध क्षेत्र में वे सब मर ही जाएंगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके रक्त का जमाव अनियंत्रित रूप से कम हो रहा है, जो धीरे धीरे हवा में तैरने वाले लाल धुएं के गुच्छों में बदल रहा है। अध्याय 102 मानव सम्राट तलवार प्रकट होती है। अध्याय 102 मानव सम्राट तलवार प्रकट होती है। जल्द ही नानबोंग यू द्वारा काले वस्त्रधारी व्यक्ति की दिव्य आत्मा को नानबोंग चेन के सामने लाया गया और उसे जमीन पर फेंक दिया गया। हम मरने की कगार पर भी इतनी बातें कर रहे हो, नानबोंग यू ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसकी आंखें बर्फीली थीं। नानबोंग यू की बातें सुनकर दोनों आदमियों की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उन्होंने तुरंत अपने मुंह बंद कर लिए। नमस्कार पुराने महल के स्वामी। ये देखकर तियान युआन सेना के सभी सैनिकों ने सर्वसम्मति से सम्मान व्यक्त किया, जिसमें 8 महान सेनापति भी शामिल थे। नानबोंग यू ने उनकी बात के जवाब में सिर हिलाया। तियान युआन सेना के सैनिकों की आंखों में उत्साह की आग जल रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज उनके सामने एक जीवित किंवदंती प्रकट होगी। मुझे उससे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। नमस्कार पुराने महल के स्वामी। जब सू ली और अन्य लड़कियों ने नानबोंग यू की निगाहें उन पर पड़ते देखी तो उन्होंने तुरंत दाओ कहा। आखिरकार उनमें से कई लोग दादा नानबोंग चेन पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक को बेहद खूबसूरत देखकर नानबोंग यू ने बड़ी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। दादाजी आप यहाँ क्यों आए हैं? नानबोंग चेन ने कुछ जिज्ञासा के साथ दाओ से पूछा। नानबोंग चेन को देखते ही नानबोंग यू की भौहें तन गईं और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे प्यारे पोते, आज तुम्हारे साथ वाकई अन्याय हुआ है। उनके शब्दों में माफी का भाव झलक रहा था। उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि महान झोऊ राजा का ब्लड गॉड सेट के साथ प्रेम संबंध होगा। कोई बात नहीं, मेरे पोते के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। नानबोंग चेन ने सिर हिलाकर शांत भाव से दाओ को जवाब दिया। पुराने महल के स्वामी, क्या आपके पास इस रक्त बलिदान की विशाल श्रृंखला को भेदने का कोई तरीका है? तभी तियान युआन मनों में किसी ने दाओ से पूछा। जल्द ही अनगिनत दाओ की उग्र निगाहें नानबोंग यू की ओर मुड़ गईं। आखिरकार अगर सर्वोच्च संत भी इस रक्त बलिदान महान सरनी को संभाल नहीं सके तो शायद ग्रेट झोऊ में कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा तिरस्कारपूर्ण था। उसने कभी किसी को रक्त बलिदान की महान सरनी को भेदते हुए नहीं सुना था, जब तक कि उनका साधना स्तर उससे ऊपर न हो, जो कुछ हद तक संभव था। हालांकि संत से ऊपर यह बिल्कुल असंभव है। आपको ये जानना चाहिए कि प्राचीन काल से ही केवल कुछ ही लोग उस स्तर तक पहुंच पाए हैं और वे सभी लोग जुवानटियन क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्तियां हैं। नानबोंग यू ने रक्त बलिदान की विशाल सरनी का अवलोकन करते हुए कुछ क्षण विचार किया, फिर धीरे से बोला, निश्चित रूप से एक रास्ता है, लेकिन समाधान की खबर सुनकर तियान युआन मनों के लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं और नीचे सड़कों पर मौजूद नागरिक खुशी से झूम उठे। तो क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें बचाया जा सकता है? फिर नानबोंग यू ने अपनी तलवार आकाश की ओर घुमाई और एक सफेद प्रकाश प्रकट हुआ। रक्त बलिदान की विशाल संरचना में एक छेद बन गया, जो तुरंत बंद हो गया। मुझे डर है कि केवल कुछ ही लोग बाहर निकल पाएंगे। मेरी वर्तमान ऊर्जा केवल 100 से कुछ अधिक तलवारों का भार ही संभाल सकती है, नानबोंग यू ने गहरी आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर सबकी रूह कांप उठी। वे समझ गए कि नानबोंग यू का क्या मतलब था। केवल तियान युआन मनों के लोगों को ही बाहर जाने की अनुमति मिलने की संभावना थी। यहाँ तक कि तियान युआन मनों भी पूरी तरह से अलग हो सकता है। ये सोचकर ग्रेट झोऊ के लोग पीले पड़ गए और पूरी तरह से हताश दिखने लगे। अप्रत्याशित रूप से अंत में वे फिर भी जीवित नहीं रह सके। उन्होंने तियान युआन मनों को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से तियान युआन मनों ने महान झोऊ राजा को मारने में उनकी मदद करने के लिए पहले ही पर्याप्त से अधिक काम कर दिया था। इसके अलावा ये तो विख्यात संत हैं, मार्शल आर्ट के शिखर, भला कौन उन पर दोष लगाने की हिम्मत करेगा? तियान युआन सेना के सैनिक अविचलित रहे। वे सभी तियान युआन हवेली द्वारा बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित सैनिक थे और स्वाभाविक रूप से उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। वे युवा स्वामी और अन्य लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार थे। एक क्षण के लिए पूरा वातावरण बेहद दमनकारी हो गया। सू ली जानती थी कि वह नानबोंग चेन की दाऊ साथी होने के नाते निश्चित रूप से बाहर निकल सकती है, लेकिन उसके परिवार का क्या होगा? उसके माता पिता और बहन का क्या होगा?
वांग युक्सुआन भी ऐसा ही महसूस कर रहा था और अपने लोगों के बारे में चिंतित था। झोऊ वानर के मन में ऐसे कोई विचार नहीं थे। वह हमेशा अकेली रही थी। चाहे वह यहाँ से निकल पाए या मर जाए, वह महान झोऊ राजा की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट थी। ली रुयान की खूबसूरत आंखें झपकी, उसका चेहरा उदास हो गया। वह सोच रही थी कि क्या दाओ और बाकी लोग उसे बाहर ले जाने के लिए तैयार होंगे। ये देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति हंसे बिना नहीं रह सका। उसका चेहरा पूरी तरह से उन्मादी था। हाँ, अगर कुछ लोग मर भी जाए तो क्या हुआ? ये अरबों लोग रक्त देवता के पुनरुत्थान के लिए पोषण बनेंगे। आपको गर्व महसूस करना चाहिए। महान झोऊ राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे साथ दफन होना। तुम सब मेरे अच्छे सेवक हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इन शब्दों से सभी लोग क्रोधित हो गए और डिवाइन एबिलिटी ने लाल आंखों से उन दोनों को घूर कर देखा। आपको किसने बताया कि रक्त बलिदान की महान सरणी अभेद्य है? तभी एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। सभी लोग नानगोंग चेन की ओर देखने लगे। बोलते समय नानगोंग चेन शांत और संयमित रहे और उनके व्यवहार में स्वाभाविक राजसीपन झलक रहा था। ये सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दाऊ का उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इसे भेज सकते हो तो मैं यहीं पर गंदगी खाऊंगा। कितना शोर है! नानगोंग चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और अगले ही पल उन दोनों के नीचे एक काली ज्वाला प्रकट हुई, जिसने उनकी दिव्य आत्माओं को झुलसा दिया और उन्हें पीड़ा से चीखने पर मजबूर कर दिया। महान झोऊ राजा ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को घृणा से घूरते हुए कहा, तुम्हें बिना किसी कारण के किसी को उकसाने की क्या जरूरत थी? इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग गहरे सदमे में थे। वे महसूस कर सकते थे कि ये दाऊ ज्वाला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, जो दिव्य आत्मा को भी जला सकती थी। नानगोंग चेन, क्या वाकई इस विशाल संरचना को तोड़ने का कोई तरीका है? नानगोंग यू की आंखें चमक उठी जब उसने दाऊ से पूछा। सभी लड़कियां नानगोंग चेन को देख रही थीं, उनकी खूबसूरत आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। आखिरकार नानगोंग चेन ने इतने चमत्कार किए थे कि वे सभी उससे प्रभावित थीं। ये सुनकर तियान युआन सेना दंग रह गई। क्या वाकई युवा स्वामी के पास इतनी साधना शक्ति हो सकती है? बेशक, अगर वे जीवित रह सकते और तियान युआन मनों की सेवा करना जारी रख सकते तो वे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने को तैयार होते। सड़क पर मौजूद लोग भी अचंभित रह गए। फिर उन्होंने कड़वी मुस्कान बिखेरी, यह अनुमान लगाते हुए कि युवा प्रभु उन्हें सांत्वना देने के लिए ऐसा कह रहे थे। हे युवा प्रभु, आपको हमें इस तरह से दिलासा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में आप हमारे महान झोऊ के गौरव हैं। हाँ, अगर युवा स्वामी बच जाते हैं तो अजगर पाताल से बाहर आ सकता है। अफसोस की बात है कि हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते। सड़क पर लोग राहत की भावना के साथ दाओ कह रहे थे और कुछ तो काफी शांत दिख रहे थे। नानगोंग चेन चुप रहा, उसकी आंखें कसकर बंद थी। उसके काले बाल बेतहाशा उड़ रहे थे। उसके चारों ओर मंत्र गूंथे हुए थे। अमर प्रकाश उसके चारों ओर घूम रहा था। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, मानो कोई दिव्य तलवार तैयार हो रही हो। धमाका! अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जिससे अनगिनत लोग कांप उठे। इसके तुरंत बाद नानगोंग चेन से एक रहस्यमय और शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई। सभी के चेहरे के भाव बदल गए और वे नानगोंग चेन की ओर देखने लगे। नानगोंग चेन ने अपनी आंखें खोली। उनकी दोहरी पुतलियां सुनहरी रोशनी से चमक उठी। उनकी निगाहें सीधे 9 स्वर्गों की ओर गईं, जिससे एक सुनहरी किरण परावर्तित हुई। शून्य लोक में सम्राट दाओ अवतरित हुए और असंख्य सच्चे ड्रैगनों में रूपांतरित हो गए। उनसे निकलने वाली आभा मात्र से ही आकाश में व्याप्त रक्त का कोहरा छंट गया। नानगोंग चेन स्वर्ण सम्राट दाओ पर खड़ा था और उसने मानव सम्राट तलवार धारण कर रखी थी। उसके पीछे एक भयानक घटना प्रकट हुई। 9 स्वर्गों और 10 लोकों के सभी प्राणी दाओ की भव्य आकृति के सामने घुटने टेककर उसकी पूजा कर रहे थे। 103 तलवार देखकर पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। जोड़ अध्याय 103। एक तलवार ने संरचना को तोड़ दिया, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। अध्याय 103। एक तलवार ने संरचना को तोड़ दिया, पूरा दर्शक वर्ग स्तब्ध रह गया। यह असाधारण घटना इतनी विशाल थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सम्राट की ऊर्जा से परिपूर्ण और ड्रैगन के समान महान भाग्य से युक्त वह सभी जीवित प्राणियों का विश्वास प्राप्त कर लेता है। ये वह महिमा है जो केवल प्राचीन सम्राटों के पास होती थी। शून्य लोक में नानगोंग चेन मानव सम्राट तलवार धारण किए हुए है, जिसकी सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही है और उसकी दोनों पुतलियां तिरस्कार से नीचे देख रही हैं। उसकी बुलंद आभा दिव्य मार्ग से प्रतिध्वनित हो रही है। गड़गड़ाहट। अजगर फीनिक्स मंडराता है, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरता है और समस्त स्वर्गों और असंख्य लोकों के महान दाओ की शक्ति उस पर प्रदान की जाती है। जब सभी लोग दाओ के प्रभावशाली व्यक्तित्व को निहार रहे थे तो उनके दिलों में अप्रत्याशित रूप से समर्पण की भावना उत्पन्न हुई। नानगोंग चेन ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, जिससे निकली सुनहरी तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई। तलवार की गति आश्चर्यजनक थी, उसमें एक भयानक दैवीय शक्ति समाहित थी। तलवार की ऊर्जा के विस्फोट से पूरी दुनिया कांप उठी। तलवार की धार सीधे रक्त बलिदान की विशाल सरणी की ओर बढ़ी। उसकी अपार तलवार शक्ति पूरे अंतरिक्ष को चीर-फाड़ करने के लिए तैयार प्रतीत हो रही थी। बूम! पलक झपकते ही जिसे अनसुलझा रक्त बलिदान का महान तंत्र माना जाता था, चकनाचूर हो गया।
हजारों रक्त वाहिकाएं विघटित होकर अनगिनत तारों के कणों में परिवर्तित हो गईं, मानो आकाश से धीरे धीरे तारों की वर्षा हो रही हो। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। पहले जो दिल की धड़कन तेज हो रही थी वो अब गायब हो गई है। कुछ लोगों को राहत की लहर महसूस हुई और वे खुशी से चिल्ला उठे, दाओ। ये सुनकर बाकी लोग उत्साहित हो गए और आकाश में नानगोंग चेन की आकृति को निहारने लगे। हे प्रभु, आपने कर दिखाया, उन्होंने हमें बचा लिया। उनकी आंखों में जोश की आग जल रही थी, उनके दिलों में उस क्षण नानगोंग चेन किसी उद्धारकर्ता से कम नहीं थे। टियाने युवान मनों की प्रतिक्रिया भी बेहद तीव्र थी। हाँ, मेरे पोते से यही उम्मीद थी। नानगोंग यूं हंस पड़ा, उसका चेहरा गर्व से लाल हो गया था। वह दशकों में इतना खुश कभी नहीं हुआ था। सूली का दिल, जो अब तक अनिश्चितता में डूबा हुआ था, आखिरकार शांत हो गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी सुंदर आंखें भावनाओं से भर गईं जब उसने आकाश में सफेद वस्त्र पहने आकृति को निहारा। एक तरफ खड़ी चियाओ स्तब्ध सी लग रही थी, स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में थी। उसने क्या देखा? नानगोंग चेन ने सचमुच एक मानव सम्राट तलवार निकाल ली। यह एक पौराणिक दिव्य तलवार है जो 9 स्वर्गों में भी प्रकट नहीं हुई है, फिर भी वह इसे इतनी आसानी से निकालने में सक्षम था। काफी देर बाद वह आखिरकार शांत हो गई और जटिल भावों के साथ नानगोंग चेन की ओर देखने लगी। इस बच्चे की पहचान बिल्कुल भी सरल नहीं है। उसे पहले कुछ संदेह थे, लेकिन अब उसे और भी यकीन हो गया है कि वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों में किसी शक्तिशाली व्यक्ति का नाजायज बेटा है। लेकिन किसी भी सूरत में वे निश्चित रूप से जुवानेटियन डोमेन से नहीं है। वांग युक्सुआन भी मुस्कुराई, उनके नुकीले दांत दिखाई दिए और उन्होंने अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से नानगोंग चेन को देखा। मालिक वाकई बहुत शानदार है। झोंग वानर बेहद प्रभावित हुई। यंग लॉर्ड सचमुच एक चमत्कार करने वाले हैं। ली रुयान के चेहरे पर कुछ भावहीनता थी, उसे एक बार फिर नानगोंग चेन ने बचा लिया था। और उनके पीछे क्यू यून और अन्य 8 महान सेनापतियों ने नानगोंग चेन को बढ़ती संतुष्टि के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य उज्जवल है। टियान युवान सेना ने जलती हुई निगाहों से नानगोंग चेन को देखा, क्योंकि युवा स्वामी का अनुसरण करना निश्चित रूप से सही विकल्प था। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? तुम पौराणिक मानव सम्राट तलवार कैसे प्राप्त कर सकते हो? इस समय काले वस्त्रधारी व्यक्ति का दाव दिव्य आत्मा स्पष्ट रूप से बड़बड़ा रही थी और हैरानगी भरे भाव से दाव कह रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन सिर्फ शेख ही नहीं मार रहा था, उसने वास्तव में रक्त बलिदान की महान सरनी को तोड़ दिया था। सब खत्म हो गया। महान झोंग राजा हताश होकर फुसफुसाए, दाओ। फिर उसकी आंखों में आक्रोश और कड़वाहट भर गई। क्यों? टियाने युवान मनो इतना भाग्यशाली क्यों है? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा है और तुम्हारा नहीं। तभी एक और आकृति प्रकट हुई, वह नानगोंग जान था। जैसे ही वह पहुंचा, वह जोर से हंस पड़ा और बड़े गर्व से बोलने लगा। ये सुनकर महान झोंग राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके सभी वंशज नानगोंग चेन द्वारा मारे गए थे। ये सोचते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और फिर लाल हो गया। शून्य लोक में नानगोंग चेन ने मानव सम्राट तलवार को पुनः प्राप्त किया, अपनी आस्तीनें झटकी, आकाश में कदम रखा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी, उसमें सचमुच एक सम्राट जैसा रुतबा है। नानगोंग झान ने दाव की प्रशंसा की, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आप अभी क्यों आ रहे हैं? नानगोंग चेन का चेहरा शांत बना रहा। वह नानगोंग चेन की चापलूसी का आदी हो चुका था और उसे कुछ हद तक ये जानने की उत्सुकता थी कि नानगोंग चेन पहले क्या कर रहा था। हाँ, हमने तो बस लोगों को ग्रेट झोंग किंग के गुट के बचे खुचे लोगों का कत्लेआम करने के लिए उकसाया, समय बर्बाद किया। धिक्कार है, किसने सोचा था कि वो बूढ़ा कमीना दाव इतना निर्दयी होगा, यहाँ तक कि ब्लड गॉड सेट से भी हाथ मिला लेगा। नानगोंग झान ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ये सुनकर नानगोंग चेन ने सिर हिलाया और फिर अपनी निगाहें महान झोंग राजा और दूसरे आदमी की दिव्य आत्माओं की ओर घुमाई। एक पल में सभी को एहसास हुआ कि अभी भी 2 ऐसे राक्षस थे जिनसे निपटना बाकी था। अगर मैं तुम्हें सीधे मरने दूं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। नानगोंग चेन की निगाहें ठंडी थीं और उसके शब्द उदासीन थे। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही नानगोंग चेन उन्हें यातना देने के तरीके के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक नानगोंग यू वहां आया, अपना हाथ हिलाया और उनके शरीर को उनकी मूल अवस्था में वापस ला दिया। ये क्या है? नानगोंग चेन ने कुछ उलझन के साथ देखा। हाँ, इससे न केवल उनके भौतिक शरीर बहाल होते हैं, बल्कि उनकी दिव्य आत्माएं भी जीवित मनुष्यों की तरह साकार हो जाती हैं। नानगोंग यू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और धीरे धीरे दाव के बारे में बताया। ये सुनकर नानगोंग चेन की आंखें चमक उठी, मानो उसे कुछ सूझा हो, और उसने ठंडे स्वर में कहा, पहरेदारों, इस काले वस्त्रधारी दरिंदे को गंदे नाले में बंद कर दो। जब तक उसका पेट न भर जाए, उसे बाहर आने की इजाजत नहीं है। क्या उसे मुफ्तखोरी पसंद नहीं है? उसे जी भर के खाने दो। ये सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा कांप उठा, उसकी आंखों में भय भर गया और उसने दाऊ से विनती की, नहीं, मैं गलत था, कृपया मुझे मार डालो।
सभी ने सहमति से देखा और उनके चेहरे संतोष से भरे हुए थे। इसी वजह से वह पहले इतना घमंडी था। नानबोंग यूं मुस्कुराया, ये बच्चा वाकई में बहुत ज्यादा बदला लेने की भावना रखता है। हाँ। कुछ ही देर में तियान युआन सेना के 2 सैनिक आए और उसे घसीट कर ले गए। इस समय उनकी दिव्य आत्माएं दोनों ही कैद हो गई थीं, जिससे वे आम लोगों की तरह कमजोर हो गए थे और यहाँ तक कि उनकी 5 इंद्रियां भी प्रभावित हो गई थीं। तुमने हमें, रक्त देवता संप्रदाय के अनुयायियों को, इतना अपमानित किया है कि रक्त देवता के जागृत होने पर वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आवाज अत्यंत तीखी थी। रक्त देवता संप्रदाय के तुम में से जो भी यहाँ आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। नानगोम चेन ने तिरस्कारपूर्वक दाओ शब्द का उच्चारण करते हुए कहा। फिर सभी ने अपना ध्यान शेष बचे महान झोऊ राजा की ओर मोड़ दिया। जब नानगोम चेन ने उसकी ओर देखा तो महान झोऊ राजा भी कांप उठे। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? उसने कांपती हुई आवाज में दाव से पूछा। उसकी सांसें अनियमित थीं और चेहरा बेचैन था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के दुखद अंत को देखते हुए उसका भाग्य शायद और भी भयावह होगा। नानगोम चेन ने भीड़ की ओर नीचे देखा और पाया कि हर कोई महान झोऊ राजा को घृणा भरी निगाहों से घूर रहा था। इस दृश्य को देखते ही नानगोम चेन के मन में तुरंत एक विचार आया। रक्षकों, उसे महल तक घसीट कर ले जाओ, उसे एक पत्थर के खंभे से बांध दो और दुनिया उसे धीरे धीरे तब तक यातना देती रही जब तक वह मर न जाए। नानगोम चेन ने ठंडे स्वर में कहा। दाओ। ये सुनकर महान झोऊ राजा का चेहरा पीला पड़ गया और उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। नहीं, नहीं, कृपया उसे मार डालो। नीचे मौजूद नागरिकों की आंखों में घृणा भरी निगाहें देखकर वह समझ गया कि उसका अंत निश्चित है। जिन आम लोगों की तरफ वह सामान्यतः कभी देखता भी नहीं था, उनके द्वारा धीरे धीरे प्रताड़ित किए जाने के विचार ने उसे आक्रोश से भर दिया। उसके लिए ये सबसे बड़ा अपमान था। हाँ। तियान युआन सेना के 2 सैनिक आदरपूर्वक बाहर आए और महान झोऊ राजा को घसीट कर ले गए। नहीं, महान झोऊ राजा दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन एक नश्वर प्राणी होने के नाते वह भला कैसे बच सकता था। 104 एक महीने बाद चू परिवार पर्वत की चोटी पर निर्णायक युद्ध हुआ। जोड़। अध्याय 104 एक महीने बाद चू परिवार के पर्वत शिखर पर अंतिम युद्ध। अध्याय 104 एक महीने बाद चू परिवार के पर्वत शिखर पर अंतिम युद्ध। सड़क पर कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच रखी थीं और उनकी आंखों में भयंकर नफरत की आग जल रही थी। ये सभी लोग ऐसे माता पिता थे जिनके बच्चों की हत्या महान झोऊ राजा ने बेरहमी से कर दी थी और महान झोऊ राजा के प्रति उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। अब युवा स्वामी की कृपा से उन्हें आखिरकार अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। बेशक ये सिर्फ वे ही नहीं थे, राजधानी के कई और नागरिक भी क्रोध से भरे हुए थे और वे चाहते थे कि वे महान झोऊ राजा के टुकड़े टुकड़े कर दें। अगर आज के यंग लॉर्ड न होते ही ईश्वरीय शक्ति, मुझे डर है कि वे सब यहीं मर जाएंगे। धन्यवाद युवा प्रभु। इस समय इन लोगों ने जलती हुई आंखों से पूरी ईमानदारी से एक साथ दाव कहा। उनके दिलों में नानगोम चेन निस्संदेह महान झोऊ के उद्धारकर्ता थे। नानगोम चेन शांत रहे। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेशक सिर्फ यही एक हरकत राजधानी की कई युवा लड़कियों को चीखने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। जल्द ही ये लोग एक विशाल धारा के रूप में महल के द्वार की ओर बढ़े और कोई कल्पना कर सकता है कि महान झोऊ राजा का भाग्य कितना दयनीय होगा। नानगोम चेन ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि एक काली आकृति चुपचाप चली गई। उसके होठों पर मुस्कान थी। पास ही में ग्रेट झोऊ की सीमा के भीतर लोगों का एक समूह पूरी तरह से चकित था। तंग कपड़े पहने ये लोग हट्टे कट्टे, बड़े और मांसल थे। ये हावरान मंडप से आए हुए लोग थे जो अमर क्रिस्टल लौटाने आए थे। रोशान, क्या तुम्हें यकीन है कि हम गलत जगह तो नहीं आ गए? हावरान पवेलियन के साथ आए एल्डर हैरान दिखे और उन्होंने दाव से एक सवाल पूछा। स्पष्ट रूप से महान झोऊ राजवंश के दौरान अभी अभी घटी विचित्र घटनाओं ने उन्हें बहुत चौंका दिया था। 9 स्वर्ग और 10 लोग, सभी जीव उनकी पूजा करने के लिए एकत्रित होते हैं। यूए रोशान ने मुश्किल से अपनी बात कही, सिर हिलाया और दृढ़ता से जवाब दिया। गुरुजी, हम गलत रास्ते पर नहीं गए। ये सचमुच महान झोऊ राजवंश है। 2 शिष्य वाला व्यक्ति यही है। ये सुनकर पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उनके मन में एक साहसिक अनुमान उत्पन्न हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सभी विचित्र घटनाएं 2 हरी पुतली वाले व्यक्ति के कारण हुई हों? अगर ऐसा सचमुच में है तो ये बहुत भयावह है। शुरू में वह अभी भी इस बात से कुछ हद तक नाराज था कि नानगोम चेन ने उनके हावरान मंडप से 10 जादुई क्रिस्टल स्वीकार कर लिए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके विचार दूर हो गए हैं। जांच कर लो कि हम सभी 10 अमर क्रिस्टल लाए हैं या नहीं, पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अचानक पूछा। ये सुनकर यू रोशान ने झट से अपनी पीठ पर रखा बड़ा बक्सा खोला, उसकी जांच की और राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। बुजुर्ग जी, सब लोग यही हैं, एक भी व्यक्ति अनुपस्थित नहीं है। अच्छी बात है। पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और भव्य जुलूस में आगे बढ़ते रहे। केंद्रीय दिव्य महाद्वीप।
तियांजी पवेलियन की सबसे ऊपरी मंजिल पर सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूर्वी दिव्य महाद्वीप की विचित्र घटना को देखने के बाद अपनी आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकोड़ लीं। फिर अपनी उंगलियों से गणना करने के बाद उसने सचमुच मुंह भर खून थूक दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तियांजी पवेलियन के प्रमुख बाई वुडाओ हैं। असंभव, सुवानटियन क्षेत्र में ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये कौन हो सकता है? बाई वुडाओ चौंक गया, मानो उसने अभी अभी जो गणना की थी उससे वह अचंभित था। इसके तुरंत बाद बाई वुडाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, हाथों से मुद्राएं बनाई और मंत्रों का जाप किया। उसके मन में एक अराजकता प्रकट हुई, एक शून्य जहां 9 स्वर्गों और 10 लोकों के सभी प्राणी पूजा कर रहे थे और सभी स्वर्गीय देवता श्रद्धापूर्वक सिर झुका रहे थे। बाई वुडाओ को गहरा सदमा लगा और वह ये जानने के लिए बेताब थी कि यह व्यक्ति कौन है। धमाका! अचानक जैसे बिजली का झटका लगा हो, उसे ऐसा लगा मानो उसे बहुत जोर का आघात लगा हो। उसके सातों छिद्रों से लगातार खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। उसने दाऊ का असली चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा, उसने केवल दाऊ की पीठ की एक झलक देखी, फिर भी उसे इतना बड़ा झटका लगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दाऊ पहले कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं था। Less than AI equals 142 greater than dragon less than a greater than less than a greater than राजवंश। महल के अंदर बाल बाल बच गए। अगर खून की वो एक बूंद न होती तो शायद इस बार मैं दोहरी पुतली वाले व्यक्ति के हाथों मारा जाता। आलीशान बिस्तर पर लेटे हुए ड्रैगन वर्ल्डलीसन अचानक जाग उठा और राहत भरी मुस्कान के साथ बोला, दाओ। उसके बगल में खड़े नौकर भी ये देखकर चौंक गए। मेरे स्वामी, आप वापस आ गए। ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थी, जैसे 9 स्वर्गों के ऊपर एक बर्फ की गुफा हो जो भयानक हत्या की मंशा को विकीर्ण कर रही थी। उसके भीतर एक अंतहीन क्रोध की आग जल रही थी। दोहरे शिष्य वाले व्यक्ति, ये सोचकर कि वे मुझे इस हद तक धकेल सकते हैं, बहुत बढ़िया। दूर से एक शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई। ड्रैगन वर्ल्डलीसन को देखकर उसके चेहरे पर गहरा सदमा झलक रहा था। महामहिम, आप वापस आ गए। इस व्यक्ति की पीठ पर लंबे पंख और सिर पर सींग हैं। वो याओ जाति का एक शक्तिशाली व्यक्ति है और ड्रैगन वर्ल्डलीसन का विश्वास पात्र है। ड्रैगन वर्ल्डलीसन को चुप देखकर ऐसा लगा मानो उसने कुछ सोच लिया हो। महामहिम, क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आप ही हैं? मैं जाकर उसे मार डालूंगा। जब विंगऑक्स ने दाऊ से बात की तो उसकी निगाहें बर्फीली थीं और उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। किसी ने सचमुच युवराज के जीवन का सार निकाल लिया, वे मृत्यु के पात्र हैं। ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक रहस्यमय भाव आ गया। हालांकि वह अहंकारी था, लेकिन उस दिन नानगोम चेन द्वारा प्रदर्शित आभा किसी भी तरह से उससे कम नहीं थी, जो दर्शाता है कि नानगोम चेन को मजबूत समर्थन प्राप्त है। अगर विंगऑक्स को वहां भेजा जाता तो संभवतः वह वहीं मर जाता। बेशक हम इस तरह से हालात को जारी नहीं रहने दे सकते। ड्रैगन वर्ल्डलीसन की आंखें भयावह थीं जब वह सोच रहा था। जल्द ही हिडन ड्रैगन अमर राजवंश से एक चौंकाने वाली खबर फैल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रैगन वर्ल्डलीसन को पूर्वी दिव्य महाद्वीप पर डबल प्यूपिल पसन के हाथों हार का सामना करना पड़ा है और उसने एक कड़ी चेतावनी जारी की है। 1 महीने के भीतर चू परिवार पर्वत शिखर पर डबल प्यूपिल पसन के साथ निर्णायक युद्ध होगा। इस खबर से अनगिनत लोग सदमे में आ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 पुतलियों वाला व्यक्ति हाल ही में एक चर्चित विषय रहा है और कई लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या 2 पुतलियों वाला व्यक्ति सिर्फ एक नाम है जिसका कोई सार नहीं है और क्या वह सूची में 10वें स्थान पर रहने के योग्य नहीं है। अप्रत्याशित रूप से इस खबर ने उन लोगों को करारा तमाचा मार दिया है। ड्रैगन वर्ल्डलीसन जुवानटियन डोमेन में एक प्रसिद्ध विलक्षण प्रतिभा है जो स्वर्गीय रैंकिंग में 7वें स्थान पर है, और ये तथ्य कि वह डबल प्यूपिल पसन को भी नहीं हरा सका, क्या यह प्रत्यक्ष रूप से यह साबित नहीं करता कि डबल प्यूपिल पसन स्वर्गीय रैंकिंग में 10वें स्थान पर मौजूद व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। परिणामस्वरूप असहमति की कुछ आवाजें धीरे धीरे लुप्त हो गईं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त की। अगर वो महज किस्मत से ड्रैगन वर्ल्डलीसन को हरा भी दे तो क्या हुआ? मुझे डर है कि 1 महीने बाद डबल प्यूपिल पसन निराशा में रोता चिल्लाता रहेगा। हाँ, उस समय ड्रैगन वर्ल्डलीसन के साथ उसकी लड़ाई किसी ने नहीं देखी थी। शायद उसने जीतने के लिए कुछ चालाकी भरी तरकीबें अपनाई हों। मैंने सुना है कि ड्रैगन वर्ल्डलीसन चू परिवार की संतनी पर मोहित है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन वर्ल्डलीसन ने चू परिवार के पर्वत शिखर पर मुकाबला करने का फैसला किया है, इसलिए वह संतनी के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहा है। कहा जाता है कि दोहरी पुतली वाले व्यक्ति का चू परिवार की संतनी से कुछ संबंध है। अगर वह हार गया तो शायद उसकी हालत बहुत खराब होगी। हा हा हा। नोट: कृपया मुझे और अधिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और कृपया मुझे उपहार दें। लेखक भूख से मर रहा है, उफ। #105 ड्रैगन वेन क्राइसिस लेआउट। जोड़: अध्याय 105 ड्रैगन पल्स संकट योजना। अध्याय 105 ड्रैगन पल्स संकट योजना। ग्रेट झो ड्रैगन नस। पर्वतों की 10 दिशाएं।
जब तियानयुआन मनो के वरिष्ठ अधिकारी इस स्थान पर पहुंचे और अपने सामने का दृश्य देखा तो वे भौहे चढ़ाए बिना नहीं रह सके। ग्रेट झोउ ड्रैगनवेन के नष्ट हो जाने के बाद इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई और अत्यधिक उगी हुई खरपतवारों ने इसे एक उजाड़ बंजर भूमि जैसा बना दिया। इसके अलावा ये घटना तब तक फैलती रही जब तक कि इसने पूरे महान झोउ साम्राज्य को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। ये दृश्य देखकर नानगोंग झान की आंखों में क्रोध भर आया और वह चिल्लाया, उस कमीने महान झोउ राजा ने तो पूरी ड्रैगन नस्ल ही लुटा दी, एक भी धागा नहीं छोड़ा, कितना बड़ा दरिंदा है। दाओ को समझने के लिए ड्रैगनवेन का विशेष महत्व है। ड्रैगनवेन का होना प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा और समृद्ध संसाधनों की प्राप्ति का कारण बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगनवेन किसी राष्ट्र के भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। ये स्पष्ट है कि महान झोउ अब ड्रैगन शिरा गायब हो गई है और यह स्थान अब मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कुछ साधकों के लिए एक घातक झटका है। विशेष रूप से तियानयुआन मनो, जो जुवानटियन डोमेन में एक शीर्ष शक्ति है, आध्यात्मिक ऊर्जा और भाग्य बोनस के समर्थन को खोने पर अपनी युद्ध शक्ति में महत्वपूर्ण कमी का सामना करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई और पवित्र भूमि खोजनी पड़ेगी? एक बुजुर्ग कबीले के सदस्य ने चिंता से भरी आंखों से कहा। नानगोंग यू कुछ देर चुप रहा, उसकी भौहें तन गईं, फिर अचानक बोला, अगर मैं पूर्वी दिव्य महाद्वीप के अन्य 3 राजवंशों से ड्रैगनवेन्स निकाल लूं तो कैसा रहेगा? अगर मैं उन्हें मिला दूं तो वे शायद पहले वाले ड्रैगनवेन्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएं। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठी और सबने सहमति में सिर हिलाया। बढ़िया विचार है। ये लोग ग्रेट झोउ में पले बड़े हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका आपस में कुछ न कुछ संबंध है। अरे, ड्रैगनवेन एक आध्यात्मिक वस्तु है। अगर आप इसे जबरदस्ती निकालकर ग्रेट झोउ में मिलाते हैं तो इसकी प्रभावशीलता शायद पहले की तुलना में 1/10वें हिस्से से भी कम हो जाएगी और इसमें जोखिम भी शामिल होंगे। कुछ देर सोचने के बाद नानगोंग झान ने इस विचार को खारिज कर दिया। ये शब्द सुनते ही सब लोग चुप हो गए, उनके चेहरे गंभीर हो गए। तो ऐसा लगता है कि अंत में हमें बसने के लिए कोई और शुभ भूमि ढूंढनी पड़ेगी। नानगोंग झान भी बेबस था, वह इस परिचित भूमि को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन निश्चित रूप से यह एक ऐसा निर्णय था जिसे लेने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में वह समूह वहां से चला गया। जल्द ही तियानयुआन मनो में ये खबर फैल गई कि महान झोउ के पास अब ड्रैगन वंश नहीं है। महान झोउ राजा ने ड्रैगन नस्ल को पूरी तरह से सुखा दिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। जल्द ही पूरा महान झोउ विनाश का स्थान बन जाएगा। ये खबर सुनकर पूरा ग्रेट झोउ स्तब्ध रह गया। कुछ ऐसी सेनाएं जो हजारों वर्षों से ग्रेट झोउ में तैनात हैं, उन्हें रातों रात हटाया नहीं जा सकता, जो उनके लिए एक दर्दनाक झटका है। महान झोउ सेना के कई नेताओं के बाल रातों रात सफेद हो गए, उनके दिमाग अनगिनत विचारों से भर गए। वे इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि इस स्थिति से निपटने के लिए दाऊ को क्या करना चाहिए। ये स्थान अन्य राजवंशों से हजारों मील दूर है, तो वे कहाँ जा सकते थे? आम लोगों के लिए भी यह एक बहुत गंभीर आपदा थी, क्योंकि ड्रैगनवेन राष्ट्र के भाग्य को प्रभावित करती है। ड्रैगनवेन के बिना प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। ये प्राकृतिक आपदाएं साधकों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए घातक होंगी। कुछ समय के लिए पूरे ग्रेट झोउ में भय और चिंता का माहौल छा गया था। जल्द ही ठीक उसी समय जब हर कोई यह सोच रहा था कि दाऊ के बारे में क्या किया जाए, तियानयुआन मनो ने एक और संदेश जारी किया। यानी तियानयुआन मनो को पता था कि दाऊ के पास एक समाधान है और उसने इन ताकतों के नेताओं या महत्वाकांक्षी लोगों को 3 दिनों के भीतर महल में आमंत्रित किया ताकि वे मिलकर इस पर चर्चा कर सकें। जब ये खबर सामने आई तो पूरी दुनिया के लोगों में उम्मीद की किरण जगी और वे बेहद खुश हुए। उन बलों के नेताओं ने राहत की सांस ली। दाऊ के रहते हुए वे पिछले कुछ दिनों से बहुत दिमाग खपा रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे थे। कई लोगों ने गुप्त रूप से फैसला किया कि उन्हें कुछ दिनों में महल जाना होगा, ये देखने के लिए कि तियानयुआन मनो इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। इस समय उनके मन में तियानयुआन मनो निस्संदेह पूरे ग्रेट झोउ में सबसे अधिक अधिकारपूर्ण संगठन है, जैसा कि पिछली घटनाओं से देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए अपनी घृणा व्यक्त की। इनमें से अधिकतर लोग महान झोउ राजवंश के शाही परिवार के बचे हुए सदस्य थे और अब उनसे हर कोई नफरत करता था, जैसे चूहे सड़क पार करते हैं। उन्होंने ग्रेट झोउ की बात सुनी जब ड्रैगनवेन गायब हो गई, तो वह पहले से ही बेहद उत्साहित था, क्योंकि यह ग्रेट झोउ से भागने का एक शानदार अवसर था। और संयोगवश तियानयुआन मनो ने पिछले कुछ दिनों में अपने प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे लोगों को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है, जिससे उन्हें चुपके से ये लगने लगा कि भगवान उनके साथ हैं। इस समय उत्तरी सीमा के बाहर लोगों का एक और समूह आया। उन्होंने भूरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जो उनकी आंखों को छोड़कर पूरी तरह से ढके हुए थे। तुम भी बाहर जा रहे हो ना? कवचधारी तियानयुआन सेना के सैनिकों ने द्वार पर खड़े दाऊ से पूछा। ये सही है, नेता ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा। दाऊ, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तियानयुआन सेना का एक सैनिक आगे बढ़ा और उनकी पहचान करने के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई। ये सुनकर समूह बिना पीछे देखे तुरंत वहां से चला गया।
मंडप में काफी ऊपर एक आकृति चुपचाप देख रही थी, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खिल रही थी। ऐसा लगता है कि नानगोंगचेन सही थे, शासन के अवशेष इस जगह को छोड़ने के लिए बेताब हैं। उम्मीद है कि उन्हें इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि यह जगह केवल जाने वालों के लिए है, आने वालों के लिए नहीं। नानगोंग वेंटियन बड़बड़ाया। नीचे। आजकल तो बहुत सारे लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमें भी बाहर जाना चाहिए? पास ही में एक स्थानीय निवासी ने यह दृश्य देखा और चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दाओ। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी आया, उसने एक छड़ी उठाई और उसके सिर पर जोर से मारा। बाहर जाना? बिल्कुल नहीं, ये तो हद है। युवान मनो ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो ड्रैगन वेन की समस्या को हल कर सकता है। तुम बेहतर होगा कि वापस मवेशी चराने का काम करो। ये सुनकर अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत सहमत हो गया और चला गया। पिछले कुछ दिनों में अधिकांश साधक यहाँ से चले गए हैं। अगर ये नश्वर प्राणी भी इस जगह को छोड़ दे तो शायद उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जब भूरे वस्त्र पहने पुरुषों का समूह कुछ दूरी तय कर चुका था, तो उनमें से कुछ, जो अभी भी सहमे हुए थे, ने पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर कि वे बहुत दूर जा चुके हैं, अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हाँ, युवान मनो और उसके गिरोह के लोग कितने बेवकूफ हैं। उन्होंने हमें इतनी आसानी से जाने दिया। क्या उन्हें पता भी है कि बाघ को पहाड़ों में वापस छोड़ने का क्या मतलब होता है? एक भूरे रंग का चोला पहने हुए व्यक्ति ने अपना मुखौटा उतारा और उत्साह से कहा, दाओ। अगर नानगोंगचेन यहाँ होते तो वे निश्चित रूप से इस व्यक्ति को झोबी के रूप में पहचान लेते, जो शादी के भोज में उनसे इतना डर गया था कि उसका अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो बैठा था। हाँ, बिल्कुल सही। युवान मनो की बकवास पर विश्वास करके बाकी ताकतें सचमुच मूर्ख हैं। ड्रैगन वेन जैसी कोई चीज है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या युवान मनो अचानक प्रकट हो सकता है? ये तो हास्यास्पद है। एक अन्य व्यक्ति ने भी दाव की बात को दोहराते हुए तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। झोबी की आंखें बर्फीली ठंडी थी और उसने गुस्से से कहा, नानगोंगचेन ने पहले भी मेरा इस तरह अपमान किया था। इस बार दुनिया में कदम रखना हमारे लिए ऊपर उठने का मौका है। मुझे और मजबूत बनना होगा और एक दिन अपनी तलवार से नानगोंगचेन को मार गिराना होगा। ये सुनकर सबकी आंखें उत्साह से चमक उठी और उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव दिखाई दिए। महामहिम महान हैं, वे भविष्य में हमारे महान झोउ वंश की महिमा को अवश्य पुनर्स्थापित करेंगे। हाँ, ड्रैगन पल्स की समस्या के कारण वे बेवकूफ लोग बहुत पहले ही वहां मर गए होंगे। सब लोग हंसने और मजाक करने लगे। 106 अराजक प्राचीन युद्ध क्षेत्र, हावरान मंडप का आगमन। जोड़। अध्याय 106 अराजक प्राचीन युद्ध क्षेत्र, हावरान मंडप का आगमन। अध्याय 106 अराजक प्राचीन युद्ध क्षेत्र, हावरान मंडप का आगमन। युवान मनो में नानगोंगचेन ने उस भंडारण वलय को खोला जो पहले ड्रैगन वर्ल्डली सन के पास था और, जैसा कि अपेक्षित था, उसके अंदर तलवार के भ्रूण के 3 टुकड़े पाए। ऐसा लगता है कि, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, इस ड्रैगन वर्ल्डली सन को तलवार के भ्रूण के इन सभी टुकड़ों को इकट्ठा करना था। अफसोस की बात है कि वह मुझसे टकरा गया। अब ये सब मेरे फायदे के लिए है। नानगोंगचेन ने अपने आप से कुछ बुदबुदाया। मेज पर रखी तलवार के भ्रूण की 4 अंबर जैसे टुकड़ों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरा टुकड़ा क्रिम्सन फ्लेम स्वॉर्ड किंग का था, जिसने उसकी रुचि को देखते हुए स्वेच्छा से उसे सौंप दिया। नानगोंगचेन इससे बहुत संतुष्ट थे। वह तलवार के भ्रूण के टुकड़ों से खेल रहा था, उसकी आंखें गहरी और अथाह थीं, और यह जानना असंभव था कि दाव क्या सोच रहा था। पौराणिक भविष्यवाणी के अनुसार अभी भी 5 टुकड़े बचे होने चाहिए। एक बार जब तलवार के भ्रूण के सभी 9 टुकड़े एकत्र हो जाते हैं, तो एक तलवार का भ्रूण संश्लेषित किया जा सकता है। कहा जाता है कि यह अराजक प्राचीन युद्ध क्षेत्र की कुंजी है, जो 9 पौराणिक युद्ध क्षेत्रों में से एक है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। कृपया क्योटिक एंशिएंट बैटलफील्ड में चेक इन करें। नानगोंगचेन कुछ हद तक हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे कोई मिशन शुरू हो जाएगा। क्या यह मुफ्त में एक शानदार उपहार पाने जैसा नहीं होगा? कितना सुखद आश्चर्य। इस समय नानगोंगचेन सभी 9 तलवार भ्रूण के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया। फिर नानगोंगचेन ने अपनी निगाहें दूर तक घुमाई। उनका चेहरा किसी अमर व्यक्ति की तरह सुंदर था, उनकी आंखें तारों जैसी चमक रही थी। अगर कोई इस दृश्य को देखता तो वह मन ही मन जरूर कहता, युवक स्वामी, आप दुनिया में अद्वितीय हैं। हालांकि इस बार प्राप्त लाभ वास्तव में काफी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने तलवारबाजी के 4 प्रमुख संप्रदायों को पराजित किया और यहाँ तक कि महान झोउ राजवंश को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि नानगोंगचेन का सम्राट बनने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह इतनी बड़ी सेना को अपने नियंत्रण में लाने से काफी संतुष्ट था। इसके अलावा इंपीरियल दाओ ड्रैगनवेन के आशीर्वाद से यह महान झोउ भविष्य में उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तभी बाहर से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, युवा स्वामी, हावरान मंडप और अन्य लोग दिव्य क्रिस्टल लौटाने आए हैं। बाहर वांग युक्सुआन ने सम्मानपूर्वक कहा, दाओ। ये सुनकर नानगोंगचेन की आंखों में एक चमक आई, उसकी निगाहों में एक विशेष अर्थ छिपा हुआ था। युएरान मंडप, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अभी भी याद होगा, मैं खुद भी इसके बारे में लगभग भूल ही गया था।
ये सोचकर वह कुछ निराश सा लग रहा था। ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर हावरान पवेलियन नहीं आया होता तो हमें और भी बहुत कुछ मिल सकता था। युवा भगवान कब आएंगे? हावरान मंडप के एक बुजुर्ग ने एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा। इस समय वह एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था, थोड़ा आशंकित महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि उसके माथे पर ठंडा पसीना भी आ रहा था। उनकी धारणा के अनुसार इस त्यानेवान हवेली के भीतर दाव की कई शक्तिशाली आंखें थीं, जो उनकी जांच कर रही थी। वो बेहद हैरान था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटे से राजवंश में स्थित एक शक्ति की नींव मध्य दिव्य महाद्वीप की कुछ शीर्ष शक्तियों से भी अधिक मजबूत होगी। इतनी ताकत के साथ, और अभी भी लिटिल डायनेस्टी में छिपे हुए, वह असल में एक बेहद चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। उसके मन में त्यानेवान मनों के लिए एक ऐसा व्यक्ति अंकित था जिसे कभी उकसाया नहीं जाना चाहिए। वास्तव में वो पवेलियन में मौजूद डिस्कॉर्ड सदस्यों को बताता था कि वे कभी भी दोहरी पुतली वाले व्यक्ति से पंगा न लें। अब ऐसा लगता है कि डबल प्यूपिल पसंद ड्रैगन वर्ल्डली सन और यहाँ तक कि सेंट्रल डिवाइन कॉन्टिनेंट के विलक्षण प्रतिभा वाले योद्धा को हराने में सक्षम था। इसके पीछे एक कारण है। बड़े शियोंग, कृपया एक पल रुकिए, छोटे मालिक जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। वांग युक्सुआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए दाव कहा। वह बेहद मासूम लग रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद। एल्डर शियोंग ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गहरे झुककर अभिवादन किया। अगर कोई उसे जवाब नहीं देता तो क्या उसे बहुत शर्मिंदगी नहीं होगी? अब हॉल में उसके अलावा और यूरुशान के एक समूह के अलावा शिष्य और त्यानेवान मनो द्वारा भेजे गए एक कबीले के बुजुर्ग को किसी ने भी नहीं बुलाया। बेशक वे समझ सकते थे कि ऐसे गुप्त परिवार की आंखों में स्वाभाविक रूप से बेहद घमंड झलक रहा होगा। अगर मंडप का स्वामी आता तो शायद उसे त्यानेवान हवेली के पीछे के व्यक्ति से मिलने का मौका मिल जाता। महान गुरुजी, क्या आपको लगता है कि 2 शिष्यों वाला व्यक्ति वास्तव में इतना डरावना है? अध्ययनार्थियों में से एक ने चुपचाप एक प्रश्न पूछा और अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए यूरुशान की ओर देखा। उसके आसपास के सभी विवेकशील लोग इसी तरह थे। यूरुशान द्वारा उल्लिखित दोहरी पुतली वाले व्यक्ति के बारे में प्रशंसा और जिज्ञासा से भरे हुए थे। यूरुशान के अनुसार उन्हें डबल प्यूपिल पसंद के बड़े प्रशंसक माना जा सकता है। ये बहुत डरावना है, बस बाद में उससे पंगा मत लेना, यूरुशान ने कड़वाहट भरे चेहरे से कहा। 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में दोहरी पुतली वाले व्यक्ति ने उस पर एक भयावह छाप छोड़ी थी। ये सुनकर विवेकियों की निगाहें और भी उत्सुक हो गईं और वे सभी बड़ी उम्मीद के साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। कुछ ही देर में सफेद वस्त्र पहने एक आकृति धीरे धीरे चलती हुई प्रकट हुई। वह अलौकिक और दिव्य प्रकाश से घिरी हुई, अमर प्रकाश से परिपूर्ण थी, मानो सफेद वस्त्र पहने कोई देवराज हो। जब हावरान पवेलियन के लोगों ने ये देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे भय से भर गए। वे दोहरी पुतलियां अविश्वसनीय रूप से भयावह थीं। उनके खुलने और बंद होने से विनाश की घटनाएं घटित होती थीं, यहाँ तक कि अर्ध संत माने जाने वाले एल्डर शियोंग को भी बेचैनी का अनुभव होता था। क्या ये वही पौराणिक दोहरी पुतली वाला व्यक्ति है? सचमुच उसका व्यक्तित्व किसी राजा जैसा है। जब शिष्यों ने इसे देखा तो उनके भाव और भी अधिक प्रशंसापूर्ण हो गए। यह उनके मन में बनी छवि से भी कहीं अधिक असाधारण था। इस संदेश को भांपते ही यूरुशान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने आह भरी। वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। आज डबल प्यूपिल पसंद से मिलना सचमुच इस कहावत को सच साबित करता है, नायक युवाओं में से ही निकलते हैं। एल्डर शियोंग ने कुछ हैरानी और प्रशंसा भरे भाव के साथ दाव कहा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि नानगोंग चेन का शारीरिक बल बहुत अधिक था, यहाँ तक कि शरीर को परिष्कृत करने में माहिर लोगों से भी एक स्तर से अधिक मजबूत था, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंका गई। बड़े साहब, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आज इतनी दूर से आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नानगोंग चेन ने अपने हाथ जोड़कर धीरे से कहा। उस दिन 9 स्वर्गों के गुप्त क्षेत्र में हमारे कलह को बचाने के लिए हम युवा स्वामी के बहुत आभारी हैं। लीजिए, हम अपने अमर क्रिस्टल उन्हें भेंट करते हैं। एल्डर शियोंग बहुत स्पष्टवादी थे और उन्होंने अपने शुरुआती भाषण में दाओ शब्द का प्रयोग किया। उसके पीछे खड़ी हुई रुशान ने आज्ञाकारी ढंग से बड़ा बक्सा खोला और जल्द ही एक अलौकिक प्रकाश का विस्फोट हुआ जिसमें एक परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। नानगोंग चेन ने उस पर एक नजर डाली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसे ये देखकर कुछ आश्चर्य हुआ कि वहां 10 और अमर क्रिस्टल थे। एल्डर शियोंग ने भी उसे देखकर खुलकर मुस्कुराया। बाकी 10 वस्तुएं हमारे हावरान पवेलियन की कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक हैं। हम आशा करते हैं कि यंग लॉर्ड भविष्य में अपनी क्षमता के अनुसार हमारे पवेलियन की डिस्क का ध्यान रखेंगे। नानगोंग चेन ने हल्के से सिर हिलाया। वो समझ गया था कि अगर दूसरा पक्ष यानी शिष्य बाहर घूमते समय खतरे में हो तो वह यथासंभव मदद करेगा, और अगर नहीं कर सका तो बात वहीं खत्म कर देगा। कोई जबरन अपहरण नहीं हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। नानगोंग चेन को सिर हिलाते देख एल्डर शियोंग ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि डबल प्यूपिल पसंद उतना तर्कीन नहीं है जितना कि बाहरी लोग दावा करते हैं। तो फिर हम चलते हैं। एल्डर शियोंग और अन्य लोगों ने मुट्ठी जोड़कर दाव का अभिवादन किया और फिर चले गए। 107 राजकुमार आओ लॉन्ग ने फिर से भाषण दिया। जोड़ अध्याय 107 ड्रैगन का सांसारिक पुत्र एक और बयान देता है।
अध्याय 107 ड्रैगन का सांसारिक पुत्र एक और बयान देता है। समय बहुत जल्दी बीत जाता है और आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। चुनौती भेजे जाने के बाद नानगोंग चेन ने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। लोग ये हटकर लगाने से खुद को रोक नहीं पाए कि अजय दोहरी पुतली वाला व्यक्ति शायद ड्रैगन सांसारिक पुत्र से डरता था। इस कदम से ड्रैगन वर्ल्डली सन के अनुयायियों का मनोबल भी बढ़ गया, जिन्होंने डबल प्यूपिल पसंद का मजाक उड़ाया। मेरी राय में डबल प्यूपिल पसंद द्वारा ड्रैगन वर्ल्डली सन को हराने के पीछे कोई गुप्त कारण अवश्य रहा होगा, अन्यथा वे लड़ने के लिए इतनी देर से क्यों आते। हाँ, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जुवानटियन डोमेन को चौंकाने वाला दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति इतना काया होगा। उसने सचमुच हमें निराश किया है। जैसे जैसे ये टिप्पणियां फैलती गईं, वैसे वैसे उन्होंने नानगोंग चेन का समर्थन करने वाली कुछ युवा महिलाओं को भी नाराज कर दिया। उन्हें लगा कि चूंकि ड्रैगन वर्ल्डली सन इतना बुरा व्यक्ति था, इसलिए डबल प्यूपिल पसंद निश्चित रूप से चुनौती स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाएगा। दरअसल वे यही सोच रहे थे। नानगोंग चेन का ड्रैगन वर्ल्डली सन को चुनौती देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जो मुझसे पराजित होते हैं, क्या वे प्रतिद्वंद्वी कहलाने के भी योग्य हैं? चाहे मैं उन्हें लाखों मौके ही क्यों न दूं, उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हिडन ड्रैगन इमॉर्टल डायनेस्टी में एक आलीशान महल के सामने युवराज ड्रैगन के रक्त शुद्धिकरण के सफल समापन पर हार्दिक बधाई। समूह के सभी सदस्यों ने उत्साह से भरी आंखों के साथ एकमत होकर दाव का आदरपूर्वक अभिवादन किया। इन लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी, उनकी आंखों में ठंडी बिजली सी चमकती थी और उनके शरीर में एक सशक्त रक्त प्रवाह था। वे सभी छिपे हुए ड्रैगन अमर वंश के विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति थे। ये देखकर ड्रैगन वर्ल्डली सन बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आभा गहरी और अथाह थी और उसकी आंखों में ड्रैगन की शक्ति की झलक दिखाई दी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अप्रत्याशित रूप से ड्रैगन ब्लड क्लींजिंग के बाद युवराज पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। हर कोई यह महसूस कर सकता था कि युवराज एक ही बार में उन्हें धूल चटा सकते हैं। क्या ये ड्रैगन के रक्त से शुद्धिकरण के बाद का युवराज है? इन अनुयायियों की निगाहों में उत्साह और भी बढ़ गया। युवराज की उपस्थिति में दुनिया के अन्य सभी विलक्षण प्रतिभाएं उनके सामने फीकी पड़ जाती। जल्द ही सभी लोग दाव की प्रशंसा करने लगे और हाल की घटनाओं का वर्णन करने लगे। अप्रत्याशित रूप से नानगोंग चेन का नाम सुनते ही ड्रैगन वर्ल्डली सन की आंखों में शीतलता की चमक आ गई और उसने कहा, क्या वह अब भी चुनौती स्वीकार करने से डरता है? हाँ, आधा महीना बीत चुका है और एक भी खबर नहीं भेजी गई है। किसी ने दाव को सावधानीपूर्वक जवाब दिया। ड्रैगन वर्ल्डली सन चुप रहा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी और उसके भीतर से एक तीव्र हत्या का इरादा फूट पड़ा। उस दिन नानगोंग चेन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद से वह अपने अंदर एक दबी हुई नाराजगी को दबाए हुए था, जो लगातार और भी भयंकर होती जा रही थी। आदेश का पालन करो। यदि दोहरी शिष्यता वाला व्यक्ति चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, तो अमर खजाने के समाप्त होने के बाद मैं स्वयं त्यानेवान हवेली के द्वार पर आऊंगा और उनकी हवेली में सभी प्रतिभाशालियों का सफाया कर दूंगा। देखते हैं कि वह तब भी कायम बना रहता है या नहीं। ड्रैगन वर्ल्डली सन ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। हाँ, भीड़ ने दाव के प्रति आदरपूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके हृदय श्रद्धा से भर गए थे। अप्रत्याशित रूप से युवराज त्यानेवान मनों में डबल प्यूपिल पसंद के द्वार को अवरुद्ध करने जा रहे हैं। यह एक बड़ा तमाशा होने वाला है। इस समय जैसे जैसे डबल प्यूपिल पसंद की पृष्ठभूमि का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे अधिक से अधिक लोगों को पता चल रहा है कि डबल प्यूपिल पसंद के पीछे की शक्ति को त्यानेवान मनो कहा जाता है, जो राजवंश के भीतर एक छोटी सी शक्ति है। इसके तुरंत बाद ड्रैगन वर्ल्डली सन ने घोषणा की कि यदि डबल प्यूपिल पसंद चुनौती स्वीकार नहीं करता है, तो अमर खजाने के समाप्त होने के बाद वह त्यानेवान मनो के द्वार बंद कर देगा। इस खबर ने दोनों की लोकप्रियता को तुरंत एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। बहुत से लोग उत्सुकता से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर डबल प्यूपिल पसंद को दाव के बारे में पता चलता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। भीड़ मजे से देख रही थी, मन ही मन कामना कर रही थी कि दोहरी पुतली वाला व्यक्ति उस स्थिति से गिर जाए, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर खड़े होते हैं उतनी ही जोर से गिरते हैं। उन्हें ऐसे दृश्य देखना बहुत पसंद है, इससे उन्हें बेहद सुकून मिलता है। इस समय पूरे शुवानटियन डोमेन में, चाहे वह शीर्ष स्तरीय ताकतें हों, प्राचीन संप्रदाय हो या प्राचीन परिवार हो, हर कोई इस मामले पर बारीकी से ध्यान दे रहा है और हर किसी के अपने अपने गुप्त इरादे हैं। यानी ये पता लगाने की कोशिश करना कि डबल प्यूपिल पसंद के पीछे कौन सी ताकतें हैं, वे बाघ हैं या बिल्लियां। दूसरी ओर दाव की घटना के बारे में जानने के बाद चूशिन भी चुयान के पास आया और दाव के बारे में आक्रोशपूर्वक कहा, बहन, ये ड्रैगन का सांसारिक पुत्र बहुत ही घमंडी है। ये मेरे जीजाजी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ चुयान ने चाय की एक घूंट ली और शांत भाव से कहा, क्या तुम ड्रैगन वर्ल्डली सन को चुनौती देने जा रहे हो? ये सुनकर चूजिंग ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ताकत के साथ मैं तो बस अपनी जान गंवा रहा होता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बहनोई जैसा असाधारण व्यक्ति उतना भयानक नहीं है जितना लोग कहते हैं। वह निश्चित रूप से इस शापित सांसारिक पुत्र को नीचा दिखाएगा। बहन, तुम भी यही सोचती हो, है ना?
फिर चू जिंग ने चुयान की ओर देखते हुए दाओ की ओर से बोलना शुरू किया। चुयान ने हल्के से सिर हिलाया, उसका खूबसूरत चेहरा शालीनता से चमक रहा था। ओह, और मेरा आदेश आगे पहुंचा दें, डबल प्यूपिल पसंद को 2 और इमॉर्टल ट्रेजरी स्लॉट भेजें। चुयान ने धीरे से दाव कहा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठी। बेशक वह ये भूल गई कि नानगोंग चेन के बगल में खड़ी सफेद बालों वाली महिला भी उससे कम प्रभावशाली नहीं लग रही थी। अगर इससे किसी का भला हो सके तो वह निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहन, लेकिन ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसे यूं ही नहीं दे सकते, इससे परिवार के अन्य सदस्यों के बीच गपशप फैल सकती है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद चू जिंग ने आखिरकार बोलना शुरू किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बोलने की हिम्मत करेगा मैं उसे दबा दूंगा। चुयान ने इसे खारिज करते हुए ठंडे लहजे में दाव कहा, उसकी आवाज में धमकी का भाव भरा हुआ था। ग्रेट झोंग शाही महल के अंदर कई उच्च पदस्थ लोग एकत्रित हुए थे। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लगभग 40 या 50, और उनमें से अधिकांश शेष सेनाओं के नेता थे। बेशक वांग शियोंग और सू मिंग भी मौजूद थे। आज तियानेयुआन मनो हमसे मिलने वाला है ताकि ड्रैगन वेन समस्या के समाधान के बारे में चर्चा की जा सके। तथाकथित समाधान तियानेयुआन मनो पर निर्भर करता है। यदि उनके पास कोई समाधान है तो सब कुछ स्वतः ही सुलझ जाएगा। कुंजी तियानेयुआन मनो के पास है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मेरा महान झोंग भी इस तरह मुरझा जाएगा। हॉल में कुछ लोग आहें भरने और अफसोस जताने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया, उनके चेहरे कुछ उदास लग रहे थे। ड्रैगन वेन के गायब होने के बाद से अधिक ताकतें तियानेयुआन मनो से बाहर निकलने का विकल्प चुन रही हैं, यानी इस जगह को छोड़कर जा रही हैं, जिनमें उनके कई पुराने परिचित भी शामिल हैं। शेष लोग या तो ग्रेट झोंग से गहराई से जुड़े हुए थे या तियानेयुआन मनो के साथ एक ही पक्ष में थे। संक्षेप में, ग्रेट झोंग के शेष शाही परिवार और वे सभी ताकतें जो हमेशा से तियानेयुआन मनो के प्रति शत्रुतापूर्ण रही थी, भाग गई थी। अगर वे भाग नहीं गए तो वे जानते हैं कि मौत ही उनका भाग्य होगा। उन मनुष्यों में से ग्रेट झोंग छोड़ने वाले लोगों की संख्या इतनी कम थी कि इसे नगण्य माना जा सकता है। उनके दिलों में नानगोंग चेन तियानेयुआन मनो का प्रतिनिधित्व करता है। उनके पास तियानेयुआन मनो पर विश्वास करने और यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वे समस्या का समाधान अवश्य खोज लेंगे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद नानगोंग चेन पर टिका दी। अगर तियानेयुआन मनो आज कुछ नहीं कर सकता तो सचमुच कोई उम्मीद नहीं बची है। उसी क्षण किसी ने फुसफुसाते हुए दाव कहा। ये सुनकर वांग शियोंग की आंखें चौड़ी हो गई और वह चिल्लाया, अगर तियानेयुआन मनो कहता है कि कोई रास्ता है तो रास्ता है। क्या हम पहले रक्त बलिदान महान सन्नी में नहीं फंसे थे? क्या उस समस्या को युवा स्वामी ने ही हल नहीं किया था? ये सुनकर कुछ लोगों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, जबकि अन्य ने अपने संदेह व्यक्त किए। मैं मानता हूं कि युवा स्वामी ने हमें बचाया और हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन महान झोंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ड्रैगन वंश रातों-रात नहीं बन सकता। अफसोस। इस आदमी के सिर पर सफेद बाल थे, उसका चेहरा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और उसने आह भरी। 108 तियानेयुआन राजवंश। जोड़। अध्याय 108 तियानेयुआन दिव्य राजवंश। अध्याय 108 तियानेयुआन दिव्य राजवंश। कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और काफी आश्चर्यचकित हुए। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम वेई झोंग था। वे एक गुणी मंत्री थे जिन्होंने अपना जीवन महान झोंग और उसके लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। इससे पहले वेई झोंग ऊर्जा से भरपूर थे और उनके बाल अभी तक सफेद नहीं हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन पल्स उन पर इतना गहरा प्रहार करेगा कि उनके बाल रातों-रात सफेद हो जाएंगे। बेशक इसका अधिकांश हिस्सा अतीत के बारे में है। वेई झोंग ने बहुत ही बेबाकी से बात की, जिसके चलते महान झोंग राजा ने उसे कई वर्षों तक कालकोठरी में कैद रखा और वह हाल ही में रिहा हुआ है। इन शब्दों ने सभी के मन पर गहरा प्रभाव डाला। जी हाँ, ड्रैगन वेन कोई साधारण चीज नहीं है, इसे रातों-रात नहीं बनाया जा सकता। ये सोचकर सबकी आंखों में थोड़ी सी चिंता झलकने लगी। युवा स्वामी आ गए हैं। जल्द ही एक बुलंद आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ये सुनकर वे लोग चौंक गए और सम्मान दिखाते हुए तुरंत अपनी मुद्रा को ठीक कर लिया। नानगोंग चेन की प्रतिष्ठा अब पूरे ग्रेट झोंग साम्राज्य में चरम पर है। वह अभिमानी और शक्तिशाली है और उसकी उपलब्धियां सम्राट की उपलब्धियों को भी फीका कर देती हैं। हर कोई उसे जानता है। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति धीरे धीरे पास आया, दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ, असाधारण आकर्षण बिखेरता हुआ। उससे निकलने वाली आभा उत्तरोत्तर अलौकिक और रहस्यमय होती गई, मानो वह पृथ्वी पर अवतरित कोई दिव्य प्राणी हो। इसे देखने वाले सभी लोग काफी हैरान रह गए। देवी और सज्जनों, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे खेद है, नानगोंग चेन ने सहजता से कहा। दाओ। उनके पीछे वांग युक्सुआन और झोउ वानर नाम की 2 महिलाएं थीं। वांग युक्सुआन को देखते ही वांग शियों के कठोर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठी और उसने प्रतिस्पर्धात्मक घमंड के संकेत के साथ सू मिंग की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि यंगलॉर्ड के दिल में उनकी बेटी का बहुत खास स्थान है।
हालांकि सुमिंग का रवैया कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण था। आखिरकार उनकी बेटी युवा स्वामी की प्रमुख पत्नी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। नानगोंग चेन सीधे ड्रैगन चेयर की ओर चले गए और वहां मौजूद सभी लोगों की उपस्थिति में बड़े सहजता से उस पर बैठ गए और उन सभी को नीचे देखने लगे। वास्तव में ये ड्रैगन चेयर सबसे आरामदायक है। नानगोंग चेन ने मन ही मन आह भरी, नीचे देखा और उसके भीतर दुनिया को नजरअंदाज करने का भाव उमड़ आया। इस समस्त आकाश के नीचे सारी भूमि राजा की है। इतनी शक्ति के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे तानाशाह उभर आए हैं। प्रलोभन बस बहुत अधिक है। वांग युक्सुआन और झो वानर उसे देखकर अचंभित रह गईं, लेकिन फिर उनकी खूबसूरत आंखों में एक मुस्कान आ गई और वे नानगोंग चेन के पीछे आकर उसकी मालिश करने लगी। जो कुछ उन्होंने देखा उससे सब लोग दंग रह गए। क्या नानगा चेन अपना खुद का शाही राजवंश स्थापित करना चाहता था? जल्द ही शून्यलोक में कई और शक्तिशाली दाव आकृतियां प्रकट हुईं। ये देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर सदमे के भाव दिखाई दिए। ये त्यानेयुआन मनो के वरिष्ठ प्रबंधन थे। जब उन्होंने नानगोंग चेन को ड्रैगन चेयर पर बैठे देखा तो उनके होंठ हल्के से फड़क उठे। तुम में अपार क्षमता है नौजवान, इतनी कम उम्र में ही तुम सम्राट बन गए। नानगोंग वेंटियन ने प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। आपने हमें यहाँ बुलाया है, आप सचमुच सम्राट तो नहीं बनने वाले हैं, है ना? नानगोंग झान ने निःशब्द होकर दाव कहा। उसका चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा उनसे पहले सम्राट बन जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि दाव जब युवा थे तब इस पद की काफी इच्छा रखते थे। नानगोंग चेन मुस्कुराए और बोली, क्या मैंने इसे आपके लिए पहले से गर्व नहीं किया था? ये सुनकर नानगोंग झान थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मेरे लिए इसे पहले से गर्म कर दो से उसका क्या मतलब था? नानगोंग चेन मुस्कुराया, उसकी आंखें गहरी और विचारशील थीं। बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए उसने अपनी नजर नीचे की ओर टिकाए और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अब महान झोऊ के बचे हुए हिस्से अपनी गति खो चुके हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसी ताकतें भी जो कभी हमारी शत्रु थीं पीछे हट चुकी हैं। ये कहा जा सकता है कि अब पूरे महान झोऊ पर हमारा त्यानेवान मनो का शासन है। आप सभी की बात करें तो आप त्यानेवान मनो में हमेशा से मेरे सहयोगी रहे हैं, हमारे साथ एक ही पक्ष में रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं आपको अपने विचार बताने को तैयार हूँ। बस यही, मैं एक राजवंश की स्थापना करूंगा और मैं इसे त्यानयुआन दिव्य राजवंश का नाम दूंगा। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा वास्तव में एक नया राजवंश बनाना चाहेगा। एक दिव्य राजवंश के नाम पर नामित, जो 10,000 पीढ़ियों तक चलने के लिए नियत है। इस बच्चे की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है। नानगोंग झान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, उसकी आंखों में चमक थी। उन बलों के नेता अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि अंततः उन्हें इस दिन का इंतजार था। त्यानेयुआन मनो के लिए उनका प्रारंभिक समर्थन ठीक इसी कारण से था कि उन्हें उम्मीद थी कि त्यानेयुआन मनो ग्रेट झोऊ को उखाड़ फेंक सकता है और एक नए राजवंश की स्थापना कर सकता है। अब जैसे ही आखिरकार सुबह हुई, उनमें से कुछ की आंखों में आंसू आ गए। युवा स्वामी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ड्रैगन वंश के बिना हम राजवंश की स्थापना कैसे कर सकते हैं? अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। सभी ने उधर देखा तो उन्हें वेई झोंग पूरी तरह से सफेद बालों से भरा हुआ और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए हुए दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद वेई झोंग ने कहा, यदि राजवंश की स्थापना में ड्रैगन वंश का कोई समर्थन नहीं होगा तो यह निस्संदेह नष्ट हो जाएगा, देश और जनता को नुकसान पहुंचाएगा और उन्हें असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। उनके शब्द तो सच्चे थे, लेकिन उनके लहजे में नानगोंग चेन के प्रति थोड़ी सी निंदा झलक रही थी। ये सुनकर पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया और लोग हैरानी से उसे घूरने लगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? अगर उन्होंने नानगोंग चेन को नाराज किया तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। कई लोग चुपचाप सिर हिलाते रहे, ऐसा लग रहा था कि वेई झोंग का आज दुर्भाग्य होने वाला है। सुमिंग ने भी कुछ अफसोस के साथ वेई झोंग की ओर देखा। वह और वेई झोंग पुराने परिचित थे और वेई झोंग को अपनी जान गंवाते देखना उसके लिए असहनीय था। अरे, ये तो दिलचस्प है, आपका नाम क्या है? सभी की सतर्क निगाहों के बीच नानगोंग चेन शांत रहा और उसने अपनी आंखों में प्रशंसा का भाव लिए दाव से एक सवाल पूछा। आजकल ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो इस तरह सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। ये सुनकर वे लोग कुछ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अभी अभी क्या सुना था? युवा स्वामी ने वेई झोंग को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसकी प्रशंसा की। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा पहले हुआ होता तो महान झोऊ राजा शायद वेई झोंग को फिर से कलकोठरी में भेज देते। युवा स्वामी, मेरा नाम वेई झोंग है। वेई झोंग न तो विनम्र और न ही अभिमानी बोलने लगा। नानगोंग चेन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे नाम थोड़ा बहुत याद था, क्योंकि उसके पिता ने इसका जिक्र किया था। ऐसा लगता है कि जब महान झोऊ राजा पहले दरबार लगाते थे तो वेई झोंग अक्सर कुछ अप्रिय बातें कहते थे और महान झोऊ राजा उन्हें अक्सर जेल भेज देते थे। उस समय तो वे इस व्यक्ति को काफी दिलचस्प भी समझते थे। वेई झोंग, है ना? आगे बोलो। नानगोंग चेन ने हल्की मुस्कान के साथ बात की,
उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। ये सुनकर वेई झोंग की आंखों में चमक आ गई। उसने खुद को कालकोठरी में डाले जाने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। ग्रेट झोंग ने ड्रैगन वेन खो दिया है, इसलिए उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ध्वस्त हो गई है। आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के बिना भूमि फसलों का पोषण नहीं कर सकती, जिसके कारण कई आम लोगों को जीवित रहने के लिए पहले से भंडारित अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अगर हम अभी एक राष्ट्र की स्थापना करते हैं तो यह संभवतः उनके लिए बोझ बन जाएगा। इस समय सबसे अहम मुद्दा ये ड्रैगन वेन है। वेई झोंग लगातार बोलता रहा, उसकी जीभ साफ तौर पर बाहर निकली हुई थी। हाँ, आपने जो कहा वो सही है। ड्रैगन वेन के बिना ये सच है कि आप डायनेस्टी नहीं बना सकते। लेकिन आपको किसने बताया कि मेरे पास ड्रैगन वेन नहीं है? नानगोंग चेन ने शांत भाव से बात की, फिर विषय बदल दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश को हिला देने वाली एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। 109 आध्यात्मिक वर्षा प्रकट होती है। जोड़ अध्याय 109 आध्यात्मिक वर्षा का प्रकट होना। अध्याय 109 आध्यात्मिक वर्षा का प्रकट होना। इस स्पष्ट ड्रैगन की दहाड़ के साथ ही आकाश में होने वाली विचित्र घटनाएं अचानक बदल गईं। दिव्य वर्षा की अनगिनत बूंदें बरसने लगी, गुलाबी बादल छा गए और पूर्व दिशा से बैंगनी बादल बहने लगे। शून्य क्षेत्र के भीतर अनगिनत दाव प्रेत प्रकट हुए, जो शाही वस्त्रों में सजे हुए थे, और वे सभी इतिहास भर के 9 स्वर्गों और 10 क्षेत्रों के सम्राट थे। ये प्रेत जैसी आकृतियां एक एक कदम बढ़ाते हुए और एक एक सिर झुकाते हुए श्रद्धा भाव से भरी हुई थी, मानो वे दुनिया के सर्वोच्च शासक के जन्म का स्वागत कर रही हों। सभी देशों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने का दृश्य वास्तव में विस्मयकारी था। महल में शोर सुनकर सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। इस समय ग्रेट झोंग स्ट्रीट और उसकी गलियों में लोग उत्साह से बाहर आ गए, जयकारे लगा रहे थे, उनकी आंखों में जोश भरा हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रैगन वेन के गायब होने के बाद से ग्रेट झोंग के क्षेत्र में आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है और कुछ फसलें लगभग सूखकर मरने की कगार पर हैं। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्षा में मानो कोई जादुई शक्ति थी, जिससे जमीन पर मुरझाई हुई फसलें तुरंत उगने लगी और उनमें नए हरे पत्ते निकल आए। हे भगवान, यह बारिश सचमुच अद्भुत है। क्या ये स्वर्ग से मिला कोई उपहार है? बांस की टोकरी लिए एक बूढ़ा किसान चौंक गया। वह इतनी लंबी उम्र तक जीवित रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा जादुई दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। महल के बाहर से ये सब देखकर वेई झोंग अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हो गया। साथ ही वह इस बात से हैरान था कि अचानक जादुई बारिश क्यों शुरू हो गई। नानगोंग चेन की कही हुई बातों के बारे में सोचते हुए वेई झोंग को अचानक एक झटका लगा, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। ये कहना मुश्किल है कि युवा स्वामी ने ड्रैगन शिरा के बारे में जो कहा वह सच है। ग्रेट झोंग की भूमि अत्यंत बंजर है। हर लिहाज से यह इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन को सहन नहीं कर सकती। ड्रैगन वेन के सक्रिय होने से पहले इस भूमि की गुणवत्ता में सुधार के लिए आध्यात्मिक वर्षा स्वाभाविक रूप से होगी। इस समय सफेद वस्त्र पहने नानगोंग चेन अपने हाथ पीठ के पीछे रखकर धीरे धीरे बोलने लगे। ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद अचानक सभी को बात समझ आ गई। तो यह आध्यात्मिक वर्षा भी ड्रैगन नस का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस दुनिया को बेहतर बनाना है। तुमने क्या कहा? इस ड्रैगन वेन का नाम क्या है? अचानक नानगोंग यू ने कुछ उत्साह के साथ दाव से पूछा। अगर मुझे सही याद है तो ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी प्राचीन पुस्तक में कुछ गलत पढ़ लिया था। सभी का ध्यान नानगोंग चेन की ओर केंद्रित हो गया। इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन। नानगोंग चेन शांत रहे, उनके चेहरे पर भावहीनता छाई रही। ये बात दोबारा सुनकर नानगोंग यू अवाक रह गया। उसका बूढ़ा चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। उस समय दाउ क्या महसूस कर रहा था यह कोई नहीं जानता था। इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन, ये तो पौराणिक स्वर्ग रैंक थी। ड्रैगन नस। ये दृश्य देखकर सब लोग अचंभित रह गए। इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन में ऐसी क्या शक्ति थी जिसने प्रथम संत को इतना उत्साहित कर दिया? उसी समय उनके मन में एक और सवाल था, क्या ये ड्रैगन पल्स दाउत या नेवान मनो से प्राप्त नहीं हुआ था? उन्हें भी इसके बारे में क्यों नहीं पता था? नानगोंग झान ने नानगोंग चेन की ओर देखा और कुछ आश्चर्य से कहा, तुम कौन सी ड्रैगन वेन लेकर आए हो बच्चे? इस बूढ़े को इस तरह चौंकाना ही काफी है। नानगोंग चेन ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। उनकी आंखों में एक गहरा अर्थ झलक रहा था। उसके पीछे खड़ी दोनों महिलाओं ने अपनी खूबसूरत आंखों में प्रशंसा की भावना लिए नानगोंग चेन को देखा। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए और उन्हें कुछ हद तक अविश्वास महसूस हुआ। ड्रैगन वंश की इस नई पीढ़ी को वास्तव में युवा स्वामी द्वारा ही पुनः स्थापित किया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग लॉर्ड इतने समय से गुमनाम रहकर ड्रैगन के वंशजों की तलाश में निकले हों? इस समय हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में सोचते हुए वे तरह तरह की बातें कल्पना कर रहे थे। फिर जब उन्होंने नानगोंग चेन को देखा तो उनकी आंखों में सम्मान का भाव भर आया। कुछ ही देर में नानगोंग यू को होश आया और वह अभी भी घबराया हुआ था। उसने कहा, यह इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन, अगर मुझे सही याद है तो ये पौराणिक स्वर्ग श्रेणी का है। ड्रैगन वंश। उसने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ नानगोंग चेन की ओर देखा।
ये सुनकर सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि क्या हो रहा है तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। ये तो स्वर्ग रैंक है। ड्रैगन वंश। वांग शियोंग खुद को गाली देने से नहीं रोक सका, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे जानते थे कि यह उसकी अत्यधिक उत्तेजना के कारण था। स्वर्ग रैंक की अवधारणा क्या है? यहाँ तक कि महान झोऊ की ड्रैगन पर्स भी केवल निम्नतम पीली रैंक पर थी, और वह भी सबसे निचला स्तर था। अप्रत्याशित रूप से युवा स्वामी द्वारा वापस लाई गई ड्रैगन वंश 4 स्तरों तक फैली हुई है। ये सीधे स्वर्ग रैंक के शिखर पर पहुंच गई है। ड्रैगन वेन। कुछ दिव्य राजवंश और शाही राजवंश भी केवल उच्च श्रेणी या पीली श्रेणी के ही होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उनके तियान युवान दिव्य राजवंश की शुरुआत ही विजयी रही। इस बारे में सोचते हुए उन्हें समझ में आया कि युवा स्वामी ने इसे दिव्य राजवंश क्यों नाम दिया था। ये सभी शक्तिशाली हस्तियां जो अपने अपने तरीके से नायक थीं, इस समय अपने चेहरों पर तीव्र इच्छा का भाव लिए खड़ी थी। हे युवा स्वामी, आप वास्तव में दिव्य सत्ता के पुनर्जन्म हैं, सर्वोच्च सत्ता के साक्षात स्वरूप हैं। हाँ, अगर यंग लॉर्ड ने हस्तक्षेप न किया होता तो मुझे डर है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। हाँ, अगर महान झोऊ छोड़ने वालों को दाव के बारे में पता होता तो शायद उन्हें बहुत पछतावा होता। ये लोग ऊंची और स्पष्ट आवाज में बोल रहे थे, उनका हर शब्द जोश से भरा था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब नानगोंग चेन के बारे में बात की जाती है तो केवल प्रशंसा का ही भाव आता है। नानगोंग चेन शांत रहे और उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसके लिए यह अधिक लाभप्रद है कि ये लोग उसका महिमामंडन करें और उसकी पूजा करें। यह आध्यात्मिक वर्षा सही तौर पर जितनी सरल दिखती है उतनी सरल नहीं है। यह आपके लिए बहुत सहायक होगी। आप सभी आगे आकर इस वर्षा का लाभ उठा सकते हैं। आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। अचानक नानगोंग चेन बोल पड़ी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, हवा का एक झोंका आया और जो लोग कुछ क्षण पहले इतनी धाराप्रवाह बातें कर रहे थे वे वहां से गायब हो गए। उन्होंने इस आध्यात्मिक वर्षा के चमत्कारी प्रभावों को बहुत पहले ही खोज लिया था, लेकिन मानहानि के डर से इसका उपयोग करने से डरते थे। नानगोंग चेन के अचानक याद दिलाने से उन्हें एक रास्ता मिल गया, इसीलिए उन्होंने इसे इस तरह से किया। तुम्हें भी जाना चाहिए। अपने पीछे खड़ी दोनों महिलाओं की कुछ रुचि को भांपते हुए नानगोंग चेन ने धीरे से बात की। युवा स्वामी, क्या आप नहीं जा रहे हैं? वांग युक्सुआ ने अपना सिर झुकाया और दाव से पूछा। झोऊ वानर ने भी कुछ हैरानी से अपनी नजरें घुमाई। नानगोंग चेन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मेरी 9वीं कक्षा की असाधारण योग्यता के साथ यह आध्यात्मिक वर्षा कोई खास सुधार नहीं लाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि इससे मुझे ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि मैं अपनी प्रतिभा की सीमा तक पहुंच चुका हूं। वर्षाया की बातें सुनकर दोनों महिलाएं अपनी आंखों में आक्रोश के भाव लिए पलक झपकते ही अपने स्थान से गायब हो गईं। ग्रेट झोऊ स्ट्रीट पर कुछ लोगों को धीरे धीरे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। बारिश में भीगने के बाद ऐसा लग रहा था मानो उनकी नसें शुद्ध हो गई हों। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी की प्रतिभा वाले कुछ नश्वर प्राणियों ने भी बारिश होने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस किया, जिसका अर्थ है कि वे साधना करने में सक्षम थे। मैं खेती कर सकता हूँ पिताजी, माताजी, मैं सचमुच खेती कर सकता हूँ। एक लड़के ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए उत्साह से दाव कहा। उसके माता पिता बेहद खुश थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। ग्रेट झोऊ में यह दृश्य बार बार दोहराया जा रहा है। 110 एक महीने बाद दिव्य राजवंश की स्थापना हुई। जोड़। अध्याय 110 एक महीने बाद दिव्य राजवंश की स्थापना हुई। अध्याय 110 एक महीने बाद दिव्य राजवंश की स्थापना हुई। अंत में जैसे ही बारिश की आखिरी बूंद गिरी, आकाश में एक शानदार इंद्रधनुष उभर आया। मैं तो असल में एप्टीट्यूड परीक्षा में चौथे स्थान से ब्रेकथ्रू ने 5वां स्थान हासिल किया। सु मिंग अपने शरीर में हो रहे बदलावों को देखकर स्तब्ध रह गया। इस दिव्य वर्षा से आए परिवर्तन तो सचमुच स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने वाले हैं। इस समय न केवल आम लोगों ने बल्कि अन्य साधकों ने भी अपने भीतर आए परिवर्तनों को महसूस किया और उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि बारिश में भीगने के बाद खेती योग्यता में सुधार किया जा सकता है। जल्द ही शून्य क्षेत्र में एक दाव एक अजगर की दहाड़ उठी और 9 पंजों वाला एक सुनहरा अजगर वहां मंडराने लगा। 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से दबंग था। उसके शरीर से एक विशाल शाही आभा निकलती थी जो इसे महसूस करने वाले हर किसी में भय और समर्पण की इच्छा पैदा करती थी। 9 पंजों वाला सुनहरा अजगर सौभाग्य का प्रतीक था और जब लोगों ने उसे देखा तो वे सभी घुटने टेककर प्रणाम करने लगे। महल के सामने खड़े होकर नानगोंग चेन ने अपनी आंखों में एक झिलमिलाहट के साथ इस दृश्य को देखा। क्या ये 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन ही इंपीरियल दाउ ड्रैगन वेन है? यह उस छोटी सी कीचड़ वाली मछली से कहीं ज्यादा बड़ी थी जिसे उसने पहले ग्रेट झोऊ में देखा था। ये बिल्कुल अलग ही श्रेणी की थी। नानगोंग चेन के अलावा प्यानेयुआन मनो के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी सीटों पर लौट आए। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी और वे दृश्य को खाली निगाहों से घूर रहे थे। हमारे नए राजवंश का ड्रैगन वंश वास्तव में 9 पंजों वाला स्वर्ण ड्रैगन है।
टियानयुवान मनो परिवार के बुजुर्गों की उपस्थिति वास्तव में विस्मयकारी थी। 9 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन एक पौराणिक सच्चा ड्रैगन है। ड्रैगन वंश राष्ट्र के भाग्य से जुड़ा हुआ है और वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि अधिग्रहित रसातल दिव्य राजवंश कितना शक्तिशाली होगा। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए सुनहरा अजगर महल के सामने उड़कर आया और नानगोंग चेन के सामने अपना सिर झुकाया। असंख्य निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। सड़क पर लोग उस दिशा में ध्यान से देख रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आज हम एक नए राजवंश की साक्षी बनने वाले हैं? किसी ने फुसफुसाते हुए दाव कहा और उनकी आवाज में उत्साह को छिपाना असंभव था। ये लोग बेवकूफ नहीं हैं, इन्होंने पिछले 10 दिनों में बहुत सी चीजों का अनुमान लगाया है। अब जबकि महान झोंग शाही परिवार बिखर चुका है और ड्रैगन वंश लुप्त हो गया है, टियानयुवान मनो संभवतः एक नया देश स्थापित करने के लिए ड्रैगन वंश की तलाश कर रहा है। मैं जाना, नानगोंग चेन ने धीमी आवाज में कहा। दाव। अगले ही पल 9 पंजों वाले सुनहरे अजगर ने अपना विशाल सिर उठाया और उसकी आंखों में कुछ मानवीय विचार प्रकट हुए। फिर उसका विशाल शरीर ग्रेट झोंग पर्वतों में विलीन हो गया। इस दृश्य को देखने वाले लोग सदमे से हौंफने लगे और कुछ पल के लिए अवाक रह गए। ये कहना मुश्किल है कि इस 9 पंजों वाले सुनहरे अजगर ने युवा स्वामी को स्वीकार किया है, अन्यथा वह उसकी आज्ञा का पालन क्यों करेगा? उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 9 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन का मालिक वास्तव में नानगोंग चेन था। धमाका! इंपीरियल दाव ड्रैगन वेन पूरी तरह से सक्रिय हो गया। पलक झपकते ही पहले से दर्जनों गुना अधिक सांद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा जमीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इसे भांपते ही सबका चेहरा बदल गया और उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। भीड़ में से कुछ लोग तो मौके पर ही दीवार तोड़कर आगे बढ़ गए। कल्पना कीजिए कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी सघन है। कुछ पवित्र स्थानों और गुफा स्वर्गों में भी साधना की जाती है। पवित्र भूमि इतनी समृद्ध होने से बहुत दूर है। जब नानगोंग चेन को इसका एहसास हुआ तो उसने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। शाही दाव ड्रैगनस द्वारा लाई गई आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में प्रचुर मात्रा में है। यहाँ तक कि उसे भी लगा कि उसकी साधना थोड़ी शिथिल हो गई है, मानो वह महान शक्ति शिखर को पार करने ही वाला हो। अगर यह बात फैल गई तो जिन कल्टीवेटर्स ने इसे छोड़ा है उन्हें शायद पछतावा होगा, है ना? लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं। एक बार आप बाहर निकल गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। ये सोचते ही नानगोंग चेन की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वेई झोंग, क्या आपको लगता है कि हम अब भी एक नया राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं? नानगोंग चेन ने शांत स्वर में दाव शब्द का उच्चारण किया, जिससे एक गरिमापूर्ण अधिकार का आभास हुआ। योग्य। वेई झोंग बहुत उत्साहित था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने दाव कहा। यदि यह संभव नहीं है तो पूरे शुवानटियन साम्राज्य में कौन सा राजवंश अपने दम पर खड़े होने का साहस करेगा? जल्द ही महल के सामने भीड़ जमा हो गई, जिससे एक जीवन दृश्य बन गया। क्योंकि वे इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, उनके मन में कई सवाल थे। आज की आध्यात्मिक वर्षा और उस 9 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगन के साथ वास्तव में क्या हुआ? क्या ड्रैगन वंश का मामला सुलझ गया है? इसके अलावा और जिस बात की उन्हें सबसे ज्यादा परवाह है वह यह है कि क्या टियानयुवान मनो एक नया देश स्थापित करेगा और उसका शासक कौन होगा? ये सुनकर टियानयुवान मनो में आंतरिक चर्चा हुई। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं सम्राट बनूं? नानगोंग झान ने अपने बेटे को हैरानी से देखा। हम और क्या कर सकते हैं? हमने आपके लिए देश का नाम पहले ही चुन लिया है। मैं अभी भी जवान हूँ, मैं यहाँ फंसा नहीं रह सकता। नानगोंग चेन ने जम्हाई ली और दाव को उदासीनता से जवाब दिया। कबीले के लोग भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामी इतनी आसानी से इस अवसर को छोड़ देंगे। हालांकि जब उन्हें पता चला कि यह अवसर नानगोंग झान को दिया गया है तो उन्हें कुछ हद तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा क्या आपके पास प्रबंधन का अनुभव नहीं है? आपने पहले टियानयुवान मनो में इतने सारे लोगों का नेतृत्व किया है, इसलिए एक देश का प्रबंधन करना आपके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नानगोंग चेन लगातार बोलते रहे। उनके शब्द सहजता से प्रवाहित हो रहे थे। ये सुनकर नानगोंग झान अवाक रह गया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसे एहसास हुआ कि बच्चा बस यही चाहता था कि वह उसकी शक्ति का प्रबंधन करे। ठीक है, चूंकि आपको खोजबीन करना पसंद है तो मैं आपको दिव्य राजवंश का प्रबंधन करने में मदद करूंगा। नानगोंग झान ने गंभीर भाव से दाव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन वह बेहद खुश था। आखिरकार एक विद्रोही के रूप में उसने हमेशा सम्राट बनने का सपना देखा था, अन्यथा वह महान झोंग राजा के खिलाफ विद्रोह क्यों करता? ये सोचकर वह थोड़ा भावुक हो गया। ये सचमुच उसका अपना बेटा था, उसने उसे व्यर्थ में नहीं पाला था। ऐसा लगता है कि अपने बेटे के ड्रैगन बनने की उम्मीद करने के भी अपने फायदे हैं। दूसरी ओर नानगोंग चेन की आंखें झपक रही थीं, उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। यह मत सोचो कि वह दाव विद्या से अनभिज्ञ है। इस बूढ़े बी डैंग का सम्राट बनने का सपना बहुत पुराना है। अभी वह शायद थोड़ा झिझक रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत प्रसन्न होगा। आह, बूढ़ा बी डैंग तो खूब मजे कर रहा है। उसका मेरे जैसा निकम्मा बेटा है और अब वह इतनी जल्दी रिटायरमेंट का आनंद ले सकता है। ऐसा लगता है कि उम्मीद है मेरे पिता ड्रैगन बन जाएंगे वाली योजना को लागू किया जाना चाहिए।
और इस प्रकार 2 राजवंशों का जन्म हुआ, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने गुप्त उद्देश्य थे। एक ऐसा राजवंश जो एक दिन पूरे 9 स्वर्गों और 10 लोकों को खतरा पहुंचाने के लिए नियत था। कुछ ही दिनों के भीतर तियानयुआन मनो द्वारा तियानयुआन दिव्य राजवंश की स्थापना की खबर ने देश भर में हलचल मचा दी थी, और यह खबर सभी को पता चल गई थी। और उन्हें यह भी पता चला कि उस दिन आध्यात्मिक वर्षा के साथ जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में तियानयुआन मनो द्वारा खोजी गई ड्रैगन वेन के कारण था, जिसने संकट का समाधान किया। सभी लोग बेहद भावुक हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि तियानयुआन मनो ने गुप्त रूप से उनके लिए इतना कुछ किया था। इस समय देश के सभी लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तियानयुआन मनो को एक दिव्य राजवंश की स्थापना में समर्थन देने का विकल्प चुना है। उनका मानना है कि तियानयुआन मनो के नेतृत्व में वे और आगे बढ़ सकते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तियानयुआन दिव्य राजवंश का शासक नानगोंग झान था, जो तियानयुआन जागीर का प्रमुख था, एक ऐसा पद जिसकी सभी को पहले से ही उम्मीद थी। ऐसा कहा जाता है कि महल के सामने खड़े महान झोऊ राजा में अभी भी जीवन ऊर्जा की एक सांस बाकी थी, और अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के सिंहासन पर आसीन होने की खबर सुनकर वह भी उसी जीवन ऊर्जा से मारे गए। बेशक ये भी रात के खाने के बाद अनौपचारिक बातचीत का एक विषय बन गया। 1 माह बाद तियानयुआन दिव्य राजवंश। एक बेहद आलीशान हवेली के अंदर नानगोंग चेन पलंग पर पालथी मारकर बैठे थे। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था और महान दाव अमर शास्त्र क्रियाशील था। काफी देर बाद उसने मुंह भरकर गाढ़ा बलगम थूका। उसकी आंखें चमक रही थी। महान शक्ति क्षेत्र शिखर हो गया। वह अब पूरे तियानयुआन दिव्य राजवंश के सबसे समृद्ध क्षेत्र में है, इसलिए उसकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से अत्यंत तेज है। क्या अमर खजाने को खोलने का समय आ गया है? नानगोंग चेन ने मन ही मन दाव बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक उठी। चू परिवार का अमर खजाना संक्षेप में एक छोटी दुनिया है जो 10 लोकों से जुड़ती है। संयोगवश जुवानटियन लोक के भीतर चू परिवार इस मार्ग को नियंत्रित करता है, इसलिए इसका नाम चू परिवार का अमर खजाना रखा गया है। हालांकि ऐसी अफवाह है कि यह छोटी दुनिया प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही एक विरासत है, जिसमें कुछ शक्तिशाली विरासत सदस्य शामिल हैं, जैसे कि स्वयं घोषित यान सम्राट द्वारा छोड़ी गई बनिंग हेवन विरासत और 10 राक्षसों में से एक विसियस बीस्ट द्वारा छोड़ी गई बहुमूल्य तकनीक। बेशक ये वो चीजें नहीं थी जिन्होंने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया। नानगोंग चेन को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज एक अफवाह थी। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला थी जो दोहरी पुतलियों के साथ पैदा हुई थी। उसने अमरता के खजाने में एक अनमोल तकनीक प्राप्त की, जिसे अन्य लोग दोहरी पुतलियों का सर्वोच्च गहन सत्य मानते हैं। उसके बाद डबल प्यूपिल वुमन ने प्रतियोगिता में शानदार जीत हासिल की और उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गहन सत्य कोई और नहीं बल्कि पौराणिक 2 पुतली से स्वर्ग के द्वार खोलना है। ये सोचकर नानगोंग चेन के दिल में एक हलचल सी दौड़ गई। तब से उनकी दोहरी पुतलियों में शायद ही कोई सुधार हुआ है, लेकिन अगर उनके पास ये बहुमूल्य तकनीक होती तो उनके पास एक शक्तिशाली हथियार होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके पास इस बार चू परिवार के अमर खजाने में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिंग, चू परिवार के अमर खजाने में चेक इन करने जा रहा हूँ। ठीक उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज फिर से सुनाई दी। ये सुनकर नानगोंग चेन थोड़ा चौंक गया, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ये तो सचमुच किस्मत की बात है। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल एक बग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह पहाड़ के गेट को ब्लॉक कर देगा। चूंकि ऐसा है तो चलिए इस बार इन्हें लापरवाही से ही दबा देते हैं। नानगोंग चेन शांत और उदासीन बनी रही, मानो उसे कोई चिंता ही न हो।